नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 182। शर्त। ध्रुव मल्होत्रा के बैठ जाने के बाद ये तियानमिंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो आप ध्रुव मल्होत्रा हैं, उत्तरी लियाओ राजा। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। क्या आपके नाइट हेवन संप्रदाय के उपसंप्रदाय के पादरी ने अभी अभी मेरी पहचान की पुष्टि नहीं की है? freewebnoel.com। ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर कुछ ठंडा भाव था और उन्होंने आगे कहा, मेरे पास यहाँ आपकी बकवास बातों में समय बर्बाद करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कह दीजिए। ध्रुव मल्होत्रा के उदासीन रवैये के कारण ये तियानमिंग के पीछे खड़े ग्रैंड मास्टर्स के चेहरे पर भी उदासी छा गई। सभी ग्रैंड मास्टर्स ध्रुव मल्होत्रा को नाराजगी से घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे ये तियानमिंग के आदेश पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। ठीक है, चूंकि उत्तरी युद्ध राजा बहुत ही तेज बोलने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए इस संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के रूप में मैं भी बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा, उन्होंने कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उत्तरी युद्ध के राजा ने कभी यह कहावत सुनी है, एक शक्तिशाली ड्रैगन भी एक स्थानीय सांप को नहीं दबा सकता। ये तियानमिंग ने सिगरेट जलाते हुए ठंडे स्वर में पूछा। इन शब्दों पर ध्रुव मल्होत्रा ने तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी और फिर कहा, मैं ध्रुव मल्होत्रा एक शक्तिशाली ड्रैगन हूं या नहीं, ये बहस का विषय है, लेकिन मेरी नज़र में आपका नाइट हेवन सेक्ट एक स्थानीय सांप के बराबर नहीं है। ओह, उत्तरी लियाओ राजा की नज़र में मेरा रात्रि स्वर्ग संप्रदाय स्थानीय सांप के रूप में भी योग्य नहीं है। फिर आपके विचार में मेरा रात्रि स्वर्ग संप्रदाय क्या है? ये तियानमिंग ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से कहा, बस थोड़ी बड़ी चींटी जिसे उंगली के एक झटके से कुचला जा सके। कहानियां खोजें हम। उत्तरी लियाओ राजा का बहुत ही साहसिक बयान। इससे पहले कि ये तियानमिंग कुछ बोल पाता, बगल में खड़े ये तियानेन ने गुस्से में उसे डांट दिया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि ये तियानमिंग के पीछे खड़े ग्रैंड मास्टर्स के चेहरे पर भी गुस्सा था। उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वे चाहते हैं कि ध्रुव मल्होत्रा को टुकड़े टुकड़े कर दें। इसके विपरीत रात्रि स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ये तियानमिंग ने शांत आचरण बनाए रखा तथा क्रोध का कोई निशान भी नहीं दिखाया। उत्तरी युद्ध राजा उत्तरी लियाओ का शासक है, इसलिए उसके लिए हमारे रात्रि स्वर्ग संप्रदाय जैसे छोटे संप्रदाय को नीची नज़र से देखना सामान्य बात है। इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? ये तियानमिंग ने हल्के से कहा। इन शब्दों पर ये तियानइन और अन्य लोगों ने अपने क्रोध को कुछ हद तक शांत कर लिया। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा पर उनकी निगाहें अभी भी जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। ये तियानमिंग ने मुड़कर अपने बगल के हॉल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उत्तरी लियाओ राजा, ये भव्य हॉल मूल रूप से एक जुआ घर था। क्या उत्तरी युद्ध के राजा मेरे साथ कुछ राउंड खेलने में रुचि लेंगे? ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए पूछा, आप कौन सा खेल खेलने की सोच रहे हैं? और इसमें दांव पर क्या है? ये तियानमिंग धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उदासीनता से बोला, चलो इसे सरल रखें, पासे। जहां तक दांव की बात है, हम पूर्वी सागर पर दांव लगाएंगे। अगर मैं जीत जाता हूं, तो आप, उत्तरी लियाओ राजा, अपने अधीनस्थों के साथ पूर्वी सागर छोड़ देंगे और फिर कभी उसमें कदम नहीं रखेंगे। अगर मैं हार जाता हूं, तो मेरा रात्रि स्वर्ग संप्रदाय पूर्वी सागर छोड़ देगा। ये कैसा लगता है? ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा भी धीरे से उठ खड़ा हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताते हुए बोला, ये व्यवस्था हो सकती है, केवल पूर्वी सागर मेरा क्षेत्र नहीं है, नहीं यह आपके नाइट हेवन संप्रदाय का है। ये पूर्वी सागर राजेंद्र नायक का है, इसका निर्णय करना हमारा काम नहीं है, केवल राजेंद्र नायक ही इस सागर के शासक हैं। ध्रुव मल्होत्रा की बातें सुनकर राजेंद्र नायक, जो अब तक पूरी तरह से अदृश्य थे, तुरंत सीधे हो गए और उनके बूढ़े चेहरे पर गंभीर भाव आ गया। उन्होंने सबसे पहले ध्रुव मल्होत्रा की ओर कृतज्ञता से देखा। वे इस बात से बहुत उत्साहित दिखे कि ध्रुव मल्होत्रा ने ऐसे शब्द कहे। यद्यपि ये तियानमिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके विचार में पूर्वी सागर के नामात्र शासक राजेंद्र नायक को वास्तव में उस पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं था। चूंकि तुम दोनों जुआ खेलना चाहते हो, तो क्यों न पूर्वी सागर के 5 प्रमुख क्षेत्रों को दांव के रूप में इस्तेमाल कर लो। भले ही आप दोनों मेरे पूर्वी सागर के 5 प्रमुख क्षेत्रों के लिए आए हैं, इसलिए इन 5 क्षेत्रों पर दांव लगाना सबसे उपयुक्त है, राजेंद्र नायक ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर ये तियानमिंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा लगता है। मेरा नाइट स्काई संप्रदाय पूर्वी सागर में विस्तार करना चाहता है और उसे इन 5 क्षेत्रों की आवश्यकता है।
यदि मैं जीत जाता हूं, तो उत्तरी युद्ध राजा इन 5 क्षेत्रों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और यदि मैं हार जाता हूं, तो मेरा रात्रि आकाश संप्रदाय इस मामले में पूछताछ नहीं करेगा। ध्रुव मल्होत्रा ने सहमति में सिर हिलाया। राजेंद्र नायक ने अपने पास खड़ी एक युवती की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वह तुरंत वहां से चली गई और कुछ ही क्षण बाद एक पासा और एक कप लेकर वापस आए। ये त्यानमिंग ने तुरंत पासा का प्याला और पासा लिया और निर्भीकता के साथ मेज पर बैठ गया। धप धप धप, कप के अंदर पासा लगातार टकराता रहा, जिससे ध्वनि उत्पन्न हुई। कुछ सांस लेने के बाद ये त्यानमिंग ने पासे का कप मेज पर पटक दिया। एक तीक्ष्ण दृष्टि से उन्होंने सीधे ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा, क्या उत्तरी युद्ध किंगबेट उच्च या निम्न है? चलो एक ही राउंड में विजेता का फैसला कर लेते हैं, सबका समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा ऊंची बाजी लगाना पसंद किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने ऊंची बाजी चुनी। हे, ऊंची बाजी लगा रहे हो, है न? ऐसा लगता है कि यह राउंड उत्तरी लियाओ राजा पहले ही हार चुका है, ये त्यानमिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसके चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक वास्तविक मध्यस्तरीय युद्ध राजा था, जो अपनी ताकत से कप के भीतर पासे पर संख्या को आसानी से बदल सकता था। ध्रुव मल्होत्रा ने उसे एक क्षण भर की नज़र से देखा और उदासीनता से कहा, इसे खोलो। ये त्यानमिंग के होठों पर एक धूर्त मुस्कान उभरी, और फिर पासा का प्याला पकड़े हुए हाथ से ऊर्जा का एक विस्फोट निकला। कप के अंदर पासे पर अंकित संख्या 5 से 1 हो गई। एक मध्यम स्तर के युद्ध राजा के रूप में ये त्यानमिंग ने अपनी शक्ति को लगभग दिव्य स्तर तक नियंत्रित कर लिया था, और पासा संख्या बदलने की उसकी चाल वहां उपस्थित सभी लोगों द्वारा अनदेखी कर दी गई थी। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा ने केवल हल्की मुस्कान के साथ अपने होंठ सिकुड़े और मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। उसकी ऊर्जा ड्रैगन की तरह बढ़ गई, और वह सीधे पासे के प्याले की ओर बढ़ गया। कप के अंदर पासे पर अंकित संख्या 1 से 6 हो गई। ये त्यानमिंग, जो पासे का प्याला दिखाने ही वाला था, अचानक अपना चेहरा बदल गया। सबसे पहले उसने आश्चर्य से ध्रुव मल्होत्रा को देखा, फिर उसकी हथेली से ऊर्जा का एक और विस्फोट हुआ, जिसने पासे का नंबर वापस 1 कर दिया। ध्रुव मल्होत्रा में कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखे। उनकी उंगलियों से ऊर्जा का एक और उछाल निकला, जो मेज पर दौड़ते हुए सीधे पासे के कप की ओर बढ़ा। पासा पुनः 6 पर आ गया। अपने होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी उंगलियों को थोड़ा मोड़ा और मेज पर थपथपाया। ऊर्जा की एक लहर ने तुरंत पूरे पासे के प्याले को घेर लिया। ये त्यानमिंग की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से फिर से बदल गई जब उसने एक बार फिर पासे की संख्या को बदलने की कोशिश की और पाया कि उसकी ऊर्जा अब पासे के प्याले में प्रवेश नहीं कर सकती। एक ऐसी शक्ति, जो उससे भी भयावह लगी, ने पूरे पासे के प्याले को घेर लिया तथा उसकी ऊर्जा को उससे पूरी तरह अलग कर दिया। ये त्यानमिंग का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसकी निगाहें तेजी से ध्रुव मल्होत्रा पर टिक गईं, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। फिर भी ध्रुव मल्होत्रा पूरी तरह उदासीन दिखाई दिए, मानो पासे के प्याले के परिवर्तनों से उनका कोई लेना देना ही न हो। अध्याय 183। ध्रुव मल्होत्रा की ताकत। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वह विश्वास में फुसफुसाया, ये कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि बड़ा भाई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता? अन्य लोग शायद न समझें, लेकिन वान की आंख की ताकत के योद्धा के रूप में ये त्यानमिंग कैसे नहीं समझ सकता था। ध्रुव मल्होत्रा की पासे के प्याले पर ये त्यानमिंग को दबाने की क्षमता ये प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त थी कि ध्रुव मल्होत्रा की ताकत अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। यहाँ तक कि ये त्यानमिंग से भी आगे। इसे क्यों नहीं खोला? संप्रदाय के मुखिया ये की ताकत के कारण क्या ये संभव है कि आप इस छोटे पासे के प्याले को उठाने में असमर्थ हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा। उनके चेहरे पर उनकी बेफिक्री झलक रही थी। ये त्यानमिंग इस समय पासे का प्याला खोलने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसे अंदर के पासों पर लिखे नंबर पता थे। जैसे ही वह पासे का प्याला खोलता, वह हार जाता। अब इतने सारे गवाहों के सामने वह धोखा नहीं दे सकता था। ये त्यानमिंग की आंखें अंधेरी हो गईं जब क्यूई का एक शक्तिशाली उछाल एक बार फिर उसके हाथ की हथेली में फूट पड़ा। क्यूई की लहर अभी भी ध्रुव मल्होत्रा की शक्ति को नहीं तोड़ पाई थी, लेकिन कप के अंदर के पासे इन दो शक्तियों की टक्कर से टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये त्यानमिंग ने दिल में राहत की सांस ली और ध्रुव मल्होत्रा के कुछ करने का इंतजार किए बिना उसने सीधे पासे का प्याला खोल दिया। जैसी कि उम्मीद थी, अंदर के पासे टूटकर गिर गए थे। ये देखकर ये त्यानमिंग के चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई। उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और हल्के से हंसते हुए कहा, अरे यह पासा तो बहुत घटिया क्वालिटी का है, 2-4 झटकों के बाद ही टूट गया। उत्तरी लियाओ राजा, मुझे आश्चर्य है कि हमें इस परिणाम को कैसे सुलझाना चाहिए।
पास में खड़ी ये त्यानेन तुरंत बोली, बड़े भाई की ताकत वास्तव में बहुत बड़ी है, ये साधारण पासे आपकी शक्तिशाली क्यूई का सामना कैसे कर सकते हैं। हा हा हा, दूसरे भाई आपकी बात सही है, ये त्यानमिंग दिल खोलकर हंसा, उसे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। ध्रुव मल्होत्रा ने उन दोनों व्यक्तियों की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे आश्चर्य है कि संप्रदाय के धर्मगुरु ये क्या सोचते हैं कि हमें इस खेल के बारे में क्या करना चाहिए। ध्रुव मल्होत्रा उनकी चालों से अच्छी तरह वाकिफ थे, उन्हें पता था कि उनकी हार निश्चित है, इसलिए वे बचने के लिए केवल यही छद्म तरीका अपना सकते थे। हालांकि वह उन दो लोगों को बेनकाब करने में बहुत आलसी था। एक ही पासे के आधार पर 5 पूर्वी डोमेन के भाग्य का फैसला करना असंभव लग रहा था। अंत में 5 पूर्वी क्षेत्रों में कौन सा पक्ष विकसित होगा, ये स्काई वुल्फ द्वीप पर लड़ाई के परिणाम पर निर्भर करता था। केवल पर्याप्त शक्ति ही विकास का आधार है। हे, चूंकि यह पासा इस स्थिति में आ गया है, इसलिए ये शर्त स्वाभाविक रूप से शून्य है, ये त्यानमिंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, फिर आगे कहा, इसलिए ऐसा लगता है कि 5 पूर्वी क्षेत्रों पर प्रभुत्व के बारे में वास्तविक निर्णय स्काई वुल्फ द्वीप पर हमारे युद्ध के परिणामों पर निर्भर करेगा। एक बार जब हम स्काई वुल्फ द्वीप पर पहुंच जाएंगे तो हमारे दोनों पक्षों के बीच एक और मुकाबला होने में देर नहीं लगेगी। ये त्यानमिंग ने इस समय यह मामला केवल ध्रुव मल्होत्रा की पासों में ताकत को परखने के प्रयास के रूप में उठाया था। अब उसे वह उत्तर मिल गया था जो वह चाहता था। ध्रुव मल्होत्रा उससे अधिक शक्तिशाली था, लेकिन बहुत अधिक नहीं। ध्रुव मल्होत्रा द्वारा लाए गए अन्य योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली योद्धा 3 महान ग्रैंड मास्टर्स से अधिक नहीं थे, जिनकी ताकत वान कियांग जैसे योद्धा के लिए नगण्य थी। उनकी ओर से रात्रि संप्रदाय के पास न केवल ये त्यानेन उप संप्रदाय पदानुक्रम था जिसके पास वान कियांग की ताकत थी, बल्कि सहायता के लिए 6 ग्रैंड मास्टर भी थे। स्काई वुल्फ द्वीप पर लड़ाई में रात्रि संप्रदाय को जीतना तय था। ये त्यानमिंग की आंखों में उत्साह देखकर ध्रुव मल्होत्रा को ठीक ठीक पता चल गया कि वह क्या सोच रहा था। हालांकि वह उसे बेनकाब करने की जहमत नहीं उठा सकता था, न ही वह ये त्यानमिंग को ये बताने की पहल करेगा कि ध्रुव मल्होत्रा की ताकत उसके मुकाबले थोड़ी ही बेहतर थी, क्योंकि ध्रुव मल्होत्रा ने पिछली पासा प्रतियोगिता में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अन्यथा ध्रुव मल्होत्रा की शाही ताकत के साथ ये त्यानमिंग को कभी भी पासा तोड़ने का मौका नहीं मिलता। ध्रुव मल्होत्रा ने ये त्यानमिंग की ओर देखा, ठंडे स्वर में उपहास किया और बिना कुछ कहे विक्रम सिंह और अन्य लोगों को सीधे उनके मूल स्थान पर ले गया। और ये देखकर राजेंद्र नायक ने तुरंत उसका अनुसरण किया। नाइट हेवन संप्रदाय के लोगों की तुलना में वह अभी भी ध्रुव मल्होत्रा के साथ रहना पसंद करता था। आखिरकार ध्रुव मल्होत्रा पुराने उत्तरी युद्ध राजा के साथ अपने तालमेल को ध्यान में रख सकता था और उसे कुछ सम्मान दे सकता था। ध्रुव मल्होत्रा को पीछे हटते देखिए त्यानमिंग की आंखों में अंधेरा छा गया। बड़े भाई, उत्तरी लियाओ राजा कितना शक्तिशाली है? ये त्यानमिंग के करीब झुकी और धीमी आवाज में पूछा। ये त्यानमिंग ने एक गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, अभी अभी मैंने उसके साथ पासा कप के लिए मुकाबला किया था, उसकी ताकत मुझसे ज्यादा है, लेकिन केवल सीमित अंतर से। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि यह आदमी अपनी ताकत छुपा रहा है। अन्यथा उनके समूह की ताकत के साथ वे हमारे सामने कुछ भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर इस आदमी ने वाकई अपनी ताकत छिपाई है तो वह एक बेहतरीन योद्धा राजा बन सकता है। इतनी ताकत के साथ भले ही हमारा नाइट हेवन संप्रदाय अपनी पूरी ताकत लगा दे, हम शायद उसके खिलाफ नहीं टिक पाएंगे। ये सुनकर ये त्यानेन ने तुरंत ठंडी हवा की सांस ली। शिखर योद्धा राजा, ये संपूर्ण ड्रैगन साम्राज्य के शिखर पर खड़ा एक भयानक अस्तित्व है। यद्यपि दोनों ही योद्धा राजा के दायरे में हैं, फिर भी शिखर और मध्य अवस्था के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यदि ध्रुव मल्होत्रा वास्तव में एक शिखर योद्धा राजा है तो पूरा नाइट हेवन संप्रदाय मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बड़े भाई, अब हम क्या करें? ये त्यानेन की आवाज़ थोड़ी कांप उठी। ये त्यानमिंग की आंखें भयावह थीं, उसके विचार टिमटिमा रहे थे, क्योंकि वह समाधान पर विचार कर रहा था। एक पल के बाद ये त्यानमिंग की नज़र सख्त हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, हम अगर ऐसा है तो चलो स्काई वुल्फ द्वीप के लोगों के साथ सहयोग करें। स्काई वुल्फ आइलैंड बहुत मजबूत है। अगर वे ध्रुव मल्होत्रा के खिलाफ हमारे साथ सेना में शामिल होने के लिए तैयार हैं, भले ही वह वास्तव में एक शीर्ष योद्धा राजा है, तो जरूरी नहीं कि वह हमारा प्रतिद्वंद्वी हो। ये सुनकर ये त्यानेन की आंखें भी चमक उठीं। हालांकि उन्होंने फिर भी अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन क्या स्काई वुल्फ आइलैंड हमारे साथ सहयोग करने के लिए सहमत होगा? ये तो मैं कहना चाहूँगा कि यह एक क्षणिक विचार है, लेकिन स्काई वुल्फ आइलैंड हमेशा से ही इतना अलग थलग रहा है कि हो सकता है कि वे हमारे साथ काम करने के लिए सहमत न हों। ये त्यानमिंग की भौहें ऊपर उठी और व्यंग्यात्मक लहजे में उसने कहा, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
बस स्काई वुल्फ द्वीप के लोगों को बता दीजिए कि ध्रुव मल्होत्रा पर एक शीर्ष योद्धा राजा होने का संदेह है और वे निश्चित रूप से हमारे साथ सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। आखिरकार, हालांकि स्काई वुल्फ द्वीप मजबूत है, वे निश्चित रूप से एक शिखर योद्धा राजा के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, है ना? तो तुरंत मैनेजर से संपर्क करें और उसे तुरंत स्काई वुल्फ द्वीप के लिए रवाना करें। उन्हें ये बताना जरूरी है कि ध्रुव मल्होत्रा पर एक शीर्ष योद्धा राजा होने का संदेह है और हम उनके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। ये त्यानेन ने तुरंत इन शब्दों पर सिर हिलाया और चारों ओर सावधानी से नजर घुमाते हुए ये देखकर कि कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, वह एक कोने में चला गया और कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। शिखर योद्धा राजा, यदि आप वास्तव में एक योद्धा हैं तो इससे क्या? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, शक्तिशाली अजगर स्थानीय सांप पर अत्याचार नहीं करता। इस बार मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, उत्तरी लियाओ राजा, कि कैसे ये स्थानीय सांप एक पूरे अजगर को खा जाता है। ये त्यानमिंग की आंखें धुंधली थीं और वह ठंडे स्वर में बुदबुदा रहा था। अध्याय 184 स्काई वुल्फ द्वीप। फिर भी इन द्वीपों में से एक द्वीप स्पष्ट रूप से बड़ा था। इस द्वीप की तुलना में आसपास के अन्य द्वीप चंद्रमा के चारों ओर तारों की तरह दिखाई देते थे। इस द्वीप के मध्य में एक विशालकाय भेड़िए के सिर वाली मूर्ति खड़ी थी, जिसका सिर चीखने की मुद्रा में ऊपर की ओर झुका हुआ था, तथा वह मात्र एक मूर्ति होने के बावजूद दमन की एक अकथनीय भावना प्रकट कर रही थी। पूर्वी सागर से यहाँ पहुँचने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से इस द्वीप को कुख्यात स्काई वुल्फ द्वीप के रूप में पहचान लेगा। स्काई वुल्फ द्वीप में 8 द्वीप स्वामी थे, जिनमें से प्रत्येक असाधारण शक्ति से युक्त था तथा उनकी पृष्ठभूमि रहस्य से भरी हुई थी। इन 8 द्वीप स्वामियों के नेतृत्व में स्काई वुल्फ द्वीप ने कई वर्षों तक पूर्वी सागर में लूटपाट जैसी गतिविधियों में भाग लिया और अपार धन संपत्ति अर्जित की। द्वीप के मध्य में भेड़िए के सिर वाली मूर्ति को स्काई वुल्फ द्वीप द्वारा भारी लागत से बनाया गया था। इस समय उस भेड़िए की मूर्ति के नीचे एक अधेड़ उम्र का आदमी किनारे पर बैठकर मछली पकड़ रहा था। स्काई वुल्फ द्वीप के केंद्र में कई 100 वर्ग मीटर का एक तालाब था, जो पूर्वी सागर के पानी से जुड़ा हुआ था। जमीन हल्की सी हिली, जिससे मछली पकड़ने वाली नाव, जिसे आदमी ने पानी में डाला था, धीरे धीरे हिलने लगी और ऊपर नीचे हिलने लगी। इसे शांत रखो, लानत है, आदमी ने अपनी भौहें सिकुड़ी और चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर दूर पेड़ों पर बैठे पक्षियों का झुंड चौंक गया। उस आदमी के बोलते ही शोर तुरंत बंद हो गया और उसके चेहरे पर नरमी आ गई। वह तालाब में तैरती मछलियों को ध्यान से देखता रहा, मानो वही एकमात्र चीज थी जिसमें उसकी रुचि हो सकती थी। कुछ क्षण बाद मछली पकड़ने वाली नाव बिना किसी व्यवधान के पानी की सतह पर चुपचाप लटकी रही। बॉस, आप हर दिन मछली पकड़ते हैं, लेकिन मैंने आपको कभी मछली पकड़ते नहीं देखा। इस समय में हम पूर्वी सागर में कुछ और जहाज़ों को लूट सकते हैं, फिर हम दसियों टन मछलियां खरीद सकते हैं। पास से एक आवाज़ आई, जिसमें हल्की सी हंसी भी थी। उस आदमी ने अपनी भौहें उठाईं और नवागंतुक की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, तीसरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके अलावा मैं मछली पकड़ूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? इन शब्दों पर नवागंतुक ने उदासीनता से कंधे उचकाए, फिर हंसते हुए कहा, स्काई वुल्फ द्वीप पर एक अतिथि आया है, जो ये त्यानमिंग संप्रदाय का प्रबंधक होने का दावा कर रहा है और कह रहा है कि वह हमारे साथ साझेदारी पर चर्चा करना चाहता है। बड़े भाई, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? ओह, ये त्यानमिंग संप्रदाय जो हाल के वर्षों में पूर्वी सागर के तट पर उभरा है। उस आदमी ने फिर से भौहें उठाईं, फिर बोला, ये त्यानमिंग संप्रदाय और हमारा स्काई वुल्फ द्वीप बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। वह साझेदारी पर चर्चा करने के लिए ये त्यानमिंग संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने आया है। छोड़ो, उसे यहाँ लाओ, मैं उससे मिलूंगा। ये शब्द सुनकर तीसरा भाई तुरंत पीछे हट गया। वह व्यक्ति पानी में तैरते हुए बोबर को देखता रहा, उसकी आंखों में चिंतन की झलक दिख रही थी। कुछ क्षण बाद कदमों की आहट सुनाई दी और वह तीसरा भाई था, जो एक दुबले पतले अधेड़ व्यक्ति के साथ तालाब के किनारे जा रहा था। सैक्ट स्टीवर्ट जू, वह स्काई वुल्फ द्वीप के हमारे महान द्वीप मास्टर हैं, तीसरे भाई ने बेपरवाही से कहा। संप्रदाय के प्रबंधक जू ने तुरंत सिर हिलाया और अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और तीसरे भाई के हाथ में थमा दी। फिर वह फुसफुसाया, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद तीसरे द्वीप के मास्टर, बस सराहना का एक छोटा सा टोकन, freewebensigmawell.com। तीसरे द्वीप के स्वामी ने पैसे जेब में रख लिए, उनकी दृष्टि संप्रदाय के प्रबंधक जू पर अधिक संतुष्टि से भरी हुई थी। हालांकि यह धनराशि ज्यादा नहीं थी, लेकिन यह एक संकेत था। ये त्यानमिंग संप्रदाय, तुम साझेदारी के बारे में जो बात करना चाहते हो, बस बड़े भाई से बात करो, मैं अब जा रहा हूँ। ऐसा कहकर तीसरे द्वीप का स्वामी मुड़ा और चला गया। संप्रदाय प्रबंधक जू ने अपना ध्यान महान द्वीप मास्टर की ओर लगाया, उसकी आंखों में गंभीरता का भाव था।
महान द्वीप मास्टर ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखते हुए उदासीनता से कहा, चूंकि तुम यहाँ हो तो क्यों ना आकर बात करो। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? ये सुनकर स्टीवर्ट जू ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और फिर ग्रेट आइलैंड मास्टर की तरफ दौड़ा। मैं जू के हूँ, रात्रि आकाश संप्रदाय का प्रबंधक। महान द्वीप मास्टर से मिलना सम्मान की बात है। मैंने हमेशा ग्रेट आइलैंड मास्टर के असाधारण आचरण के बारे में सुना था और आज आपको देखकर ये सचमुच सच है। स्टीवर्ट जू ने आदरपूर्वक कहा। यहाँ तक कि रात्रि आकाश संप्रदाय के प्रबंधक के रूप में भी उसने आकाश भेड़िया द्वीप के रहस्यमय महान द्वीप स्वामी के प्रति जरा सा भी अनादर या अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं की। बकवास बंद करो, साफ बोलो। क्या ये तियानमिंग ने तुम्हें यहाँ भेजा है? महान द्वीप मास्टर ने अधीरता से बोलते हुए अपने होंठ चटकाए। स्टीवर्ट जू ने तुरंत सिर हिलाया और जल्दी से कहा, मेरे संप्रदाय के पादरी के पास एक व्यापार प्रस्ताव है जिस पर वह महान द्वीप मास्टर के साथ चर्चा करना चाहते हैं। बोलो, अगर तुमने और बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इस तालाब में फेंक दूंगा। महान द्वीप स्वामी की आंखों में एक ठंडी और गंभीर नज़र चमक उठी। स्टीवर्ट जू ने जहां शब्दों को बर्बाद करने की हिम्मत की, उन्होंने सीधे कहा, हाँ, वर्तमान में मेरे संप्रदाय के पदानुक्रम नाइट स्काई संप्रदाय के मजबूत सदस्यों के एक समूह के साथ राजेंद्र नायक और उत्तरी लियाओ राजा के साथ स्काई वुल्फ द्वीप की ओर आ रहे हैं। आपका संप्रदाय पदानुक्रम 2 राजाओं के साथ मिलकर मेरे स्काई वुल्फ द्वीप पर आया है। क्या वह मेरे स्काई वुल्फ द्वीप को नष्ट करने की योजना बना रहा है? ग्रेट आइलैंड मास्टर ने अपनी भौं उठाए, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, ऐसे इरादे से आए हो और फिर भी व्यापार पर चर्चा करना चाहते हो? ग्रेट आइलैंड मास्टर से अचानक एक भयानक जानलेवा आभा फूट पड़ी, जिसने स्टीवर्ट जू को स्तब्ध कर दिया और उसके शरीर को हल्का सा कांपने पर मजबूर कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे संप्रदाय के मुखिया का महान द्वीप स्वामी के साथ दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वह महान द्वीप स्वामी के साथ गठबंधन करके राजेंद्र नायक और उत्तरी लियाओ राजा के समूह के सभी लोगों को स्काई वुल्फ द्वीप पर बंदी बनाना चाहता है। महान द्वीप मास्टर से यह बात न छिपाते हुए कि मेरे संप्रदाय के प्रमुख ने बताया है कि उत्तरी लियाओ राजा की शक्ति संभवतः युद्ध राजा स्तर के शिखर पर पहुंच गई है। अपने चरम पर एक युद्ध राजा वास्तव में स्काई वुल्फ द्वीप के लिए खतरा पैदा कर सकता है ना? स्टीवर्ट जू ने गंभीर भाव से कहा। ये सुनते ही महान द्वीप मास्टर की हत्या की मंशा तुरंत शांत हो गई और उसकी आंखों में एक चिंतनशील नज़र चमक उठी। युद्ध राजा अपने चरम पर? यदि उत्तरी युद्ध राजा में इतनी ताकत है तो उसे 3 साल पहले कैद क्यों किया गया था? आपके संप्रदाय के मुखिया को शायद गलतफहमी हो गई है। पूरे ड्रैगन साम्राज्य में युद्ध राजा के शीर्ष स्तर के शक्तिशाली लोग बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए हैं। उत्तरी युद्ध राजा शायद युद्ध राजा के अंतिम चरण में है। यहाँ तक कि एक अंतिम चरण का युद्ध राजा भी मेरे स्काई वुल्फ द्वीप के लिए परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन आपका संप्रदाय पदानुक्रम क्या व्यापार प्रस्तावित करना चाहता है? कुछ क्षण सोचने के बाद महान द्वीप मास्टर ने शांतिपूर्वक कहा। स्टीवर्ट जू ने तुरंत जवाब दिया, उत्तरी युद्ध राजा और राजेंद्र नायक को मारने के बाद पूर्वी सागर का पानी पूरी तरह से स्काई वुल्फ द्वीप का हो जाएगा। मेरा रात्रि आकाश संप्रदाय स्काई वुल्फ द्वीप के साथ एक शाश्वत गठबंधन बना सकता है तथा इस पूर्वी समुद्री क्षेत्र पर प्रभुत्व साझा कर सकता है। महान द्वीप मास्टर ने अपनी भौहें उठाईं, एक पल के लिए विचार किया और फिर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, वापस जाओ और ये तियानमिंग से कहो कि मैं इस सौदे से सहमत हूँ। महान द्वीप मास्टर बुद्धिमान है। स्टीवर्ट जू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और आदरपूर्वक कहा। इसके बाद उसने रुकने की हिम्मत नहीं की और सीधे वहां से चला गया। स्टीवर्ट जू के चले जाने के बाद भेड़िए के सिर वाली मूर्ति के पीछे से एक आकृति धीरे धीरे उभरी। ये व्यक्ति भी मध्यम आयु का था, जो ग्रेट आइलैंड मास्टर के लगभग बराबर उम्र का लग रहा था। बड़े भाई, क्या रात्रि आकाश संप्रदाय पर भरोसा किया जा सकता है? नवागंतुक ने गहरी आवाज में पूछा। महान द्वीप मास्टर ने बिना अपना सिर घुमाए कहा, हाँ, भले ही उन पर भरोसा न किया जा सके तो क्या हुआ? अधिक से अधिक उनके पास एक अंतिम चरण का युद्ध राजा है। वह मेरे स्काई वुल्फ द्वीप पर क्या तूफान ला सकता है? छोटे भाई, तुम पिछले कुछ वर्षों में अधिक डरपोक हो गए हो। अध्याय 185, अकेले आना। महान द्वीप मास्टर ने अचानक पूछा। पास में खड़े द्वितीय द्वीप मास्टर ने भौहें चढ़ाते हुए असमंजस में कहा, मुझे नहीं मालूम। आज मैं तुम्हें जवाब दूंगा, महान द्वीप मास्टर ने हल्की हंसी के साथ कहा। फिर वह धीरे से खड़ा हो गया और मछली पकड़ने वाली छड़ी अप्रत्याशित रूप से हवा में लटकी रही। अगले ही पल तालाब अशांत पानी की तरह उबलने लगा, लगातार हिल रहा था। ये देखकर द्वितीय द्वीप स्वामी की आंखें आश्चर्य से भर गईं और वह अविश्वास से महान द्वीप स्वामी की ओर देखने लगा। बूम!
पानी की गहराई से अचानक एक जोरदार धमाकेदार आवाज उभरी, जिसके बाद तालाब बम की तरह फट गया और लहरें कई मीटर ऊपर हवा में उठने लगीं। महान द्वीप स्वामी ने उदासीनता से कहा, क्योंकि इस तालाब में लंबे समय से कोई मछली नहीं है। ये सुनकर द्वितीय द्वीप मास्टर भी रुक गया, उसकी आंखें सम्मान से भर गईं और उसने महान द्वीप मास्टर की ओर देखा। फिर उसने गंभीरता से कहा, दूसरा भाई बड़े भाई को युद्ध राजा के बाद के चरणों में आगे बढ़ने के लिए बधाई देता है। अरे, तुम जाओ और हमारे स्काई वुल्फ द्वीप के 3 रक्षकों को एकांत से बाहर आने के लिए आमंत्रित करो और तीसरे को भी तैयार रहने के लिए कहो। महान द्वीप मास्टर ने हंसते हुए कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरी युद्ध राजा और उसके लोगों को स्काई वुल्फ द्वीप पर लुभाऊंगा। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि मेरे स्काई वुल्फ द्वीप पर इस तरह के तूफान को भड़काने के लिए विरोधी कितने मजबूत हैं। इसके साथ ही महान द्वीप स्वामी ने तालाब में छलांग लगा दी और फिर लहरों पर चलते हुए पूर्वी सागर की ओर चल पड़ा। ये देखकर द्वितीय द्वीप स्वामी के चेहरे पर उदासी छा गई और उसे होश में आने में काफी समय लगा। बड़े भाई, हमारे जाने बिना ही इस कदम तक पहुंच चुके हैं। ऐसा कहकर द्वितीय द्वीप मास्टर भी तुरंत मुड़ा और स्काई वुल्फ द्वीप में अंदर चला गया। इस बीच क्रूज जहाज पर ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग नवधनाढ्यों की तरह कपड़े पहने हुए डेक पर बातें कर रहे थे। महाराज, स्काई वुल्फ द्वीप से लोग अभी तक क्यों नहीं आए? क्या ऐसा हो सकता है कि हम धनी व्यापारियों की तरह नहीं दिखते? करण मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जैसे ही उसने यह बात कही, ध्रुव मल्होत्रा ने समुद्र की ओर देखा। ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी और वह हंस पड़े। स्काई वुल्फ द्वीप की ताकत वास्तव में बहुत बड़ी है, यहाँ तक कि एक अंतिम चरण के युद्ध राजा के लिए भी। क्या एक अंतिम चरण का युद्ध राजा? इतनी छोटी द्वीप शक्ति वास्तव में इतनी मजबूत आकृति है? करण मल्होत्रा ने आश्चर्य से कहा, उनके शब्द आश्चर्य से भरे थे। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, पूर्वी सागर कई देशों से जुड़ा हुआ है, कौन जाने स्काई वुल्फ द्वीप के पीछे किसी और देश की छाया हो। ये सुनकर करण मल्होत्रा और अन्य सभी ने विचारमग्न भाव दिखाया। इस बीच क्रूज जहाज के दूसरी तरफ ये त्यानेन ने भी ये त्यानमिंग को ढूंढ लिया था और हंसते हुए कहा, बड़े भाई, स्काई वुल्फ द्वीप के महान द्वीप मास्टर ने हमारे सहयोग पर सहमति व्यक्त की है और प्रबंधक जू ने एक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि जब वह स्काई वुल्फ द्वीप से चला तो उसने किसी को स्काई वुल्फ द्वीप से दूर लहरों पर चलते देखा। संभवतः वह स्काई वुल्फ द्वीप का महान द्वीप स्वामी था। उनके शब्दों को सुनकर ये त्यानमिंग ने एक भान उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, लहरों पर चलते हुए। स्काई वुल्फ द्वीप के महान द्वीप मास्टर युद्ध क्षेत्र के बाद के चरणों तक नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन वह शायद पहले ही मध्य चरण की सीमा तक पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया। हमारी सहायता के लिए इतने शक्तिशाली व्यक्ति के साथ उत्तरी युद्ध राजा और उसके अनुयायियों का विनाश करना आसान होगा। और जब बूढ़ा राजेंद्र नायक इसी पानी में मर जाएगा तो क्या पूर्वी सागर हमारा नहीं हो जाएगा? इन शब्दों पर ये त्यानेन भी हंस पड़ा, फिर ठंडे स्वर में बोला, बड़े भाई, मैंने पहले ही नाइट स्काई सेक्ट के मजबूत लोगों को गुप्त रूप से स्काई वुल्फ द्वीप पर पहुंचने के लिए सूचित कर दिया है। तुमने अच्छा किया। ये त्यानमिंग ने सिर हिलाया, फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि वह पूर्वी सागर की ओर गौर से देख रहा था। अगले ही पल ये त्यानेन की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने उस दिशा में देखा। उनकी दृष्टि की रेखा में एक आकृति तेजी से लहरों के पार आ रही थी, जिससे लहरें उसके चारों ओर फैल रही थीं। फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वह ठोस जमीन पर चल रहा हो, समुद्र की सतह पर स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर रहा हो। वह आकृति अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई निकट आती गई और शीघ्र ही क्रूज से अधिक दूर नहीं पहुंच गई। वहां कौन जाएगा? जैसे ही वह निकट पहुंचा, पूर्वी समुद्री सेना के एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर ने तुरंत आवाज देकर पूछा। वह आदमी पानी पर खड़ा था, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं स्काई वुल्फ द्वीप का महान द्वीप स्वामी हूँ, जो पूर्वी सागर के राजा का सिर लेने आया हूँ। कितनी धृष्टता है, इतनी निर्भीकता से बोलना। पूर्वी समुद्री सेना के बलवान व्यक्ति ने तुरंत अपना चेहरा काला कर लिया और ठंडे स्वर में डांटा। हालांकि ग्रेट आइलैंड मास्टर ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और क्रूज पर मौजूद सभी लोगों की जांच की। जब उनकी नज़र ध्रुव मल्होत्रा पर पड़ी तो एक क्षण के लिए विराम लग गया। ये देखकर ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। दुस्साहसी बदमाश, पूर्वी सागर के राजा की हत्या की साजिश रच रहा है, तुम्हें तुम्हारे अपराध के लिए फांसी दी जानी चाहिए। इससे पहले कि कोई और प्रतिक्रिया कर पाता, ये त्यानमिंग ने पहले ही उग्रता से चिल्लाया और फिर क्रूज से बाहर निकलकर सीधे ग्रेट आइलैंड मास्टर की ओर बढ़ गया। ये त्यानमिंग और महान द्वीप मास्टर ने एक दूसरे को देखा और तुरंत एक दूसरे के इरादे समझ गए। दोनों पूर्वी सागर के मार्शल कलाकारों की सेनाएं थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे की पहचान जानते थे। दोनों ने समुद्र की सतह पर नकली युद्ध लड़ना शुरू कर दिया।
जब वे लड़ रहे थे तो प्रत्येक टक्कर से पानी का एक स्तंभ ऊपर उठता था, जिससे एक शानदार दृश्य उत्पन्न होता था। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा ये बता सकते थे कि ये दोनों वास्तव में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उनका झगड़ा केवल दिखावे के लिए था। सर, क्या हम आगे बढ़ें? करण मल्होत्रा ने गहरी आवाज में पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, स्काई वुल्फ द्वीप में 8 द्वीप स्वामी हैं और अभी तक केवल महान द्वीप स्वामी ही पहुंचे हैं। अन्य 7 द्वीप स्वामी अभी भी अज्ञात हैं। ऐसा नहीं था कि ध्रुव मल्होत्रा उनके जाल में फंसने से डरता था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसके लिए अकेले ही स्काई वुल्फ आइलैंड को पार करना मुश्किल नहीं था। वह तो बस ये जानने के लिए उत्सुक था कि स्काई वुल्फ द्वीप और संप्रदाय के मुखिया क्या चाल चल रहे हैं। यही कारण है कि उसने कुछ नहीं करने का निर्णय लिया। उस समय पूर्वी सागर के राजा अचानक ध्रुव मल्होत्रा के पास आए, कुछ चिंतित लग रहे थे और बोले, उत्तरी लियाओ राजा, क्या आप कोई कदम नहीं उठाएंगे? अब जब स्काई वुल्फ द्वीप का महान द्वीप स्वामी अकेला ही आ गया है, तो यदि आप सब एक साथ हमला करके उसे पकड़ लें तो स्काई वुल्फ द्वीप पर हमारा आक्रमण बहुत आसान हो जाएगा। पूर्वी समुद्र का राजा ध्रुव मल्होत्रा के पीछे खड़ा था, केवल महान द्वीप मास्टर और ये तियानमिंग को समुद्र की सतह पर लड़ते हुए ध्यान से देखने का साहस कर रहा था। उसका यह व्यवहार देखकर ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में निराशा भर गई। पूर्वी सागर का कभी उत्साही और प्रभावशाली राजा सचमुच अब अस्तित्व में नहीं था। समय सही नहीं है, पूर्वी सागर के राजा, जल्दी मत करो, ध्रुव मल्होत्रा ने शांति से कहा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उपसंप्रदाय के धर्मगुरु ये तियानेन ने अचानक चिल्लाकर कहा, दुस्साहसी खलनायक पूर्वी समुद्र के राजा की हत्या करने के लिए अकेले आने का साहस कर रहा है और मौत की तलाश में है। इतना कहकर ये तियानेन भी क्रूज से बाहर निकल आया और सीधे ग्रेट आइलैंड मास्टर की ओर चल पड़ा। संप्रदाय के मुखिया और उपसंप्रदाय के मुखिया ने मिलकर सेना बना ली और एक क्षण के लिए वे महान द्वीप के स्वामी को दबाव में रखने में सफल रहे तथा बार बार उन्हें समुद्र के पानी में जाने के लिए मजबूर किया, जो एक अत्यंत ही शर्मनाक दृश्य था। अध्याय 186 पीछा। दो संप्रदाय के शीर्षस्थों के सम्मिलित होने से स्काई वुल्फ द्वीप के महान द्वीप स्वामी का भी कोई मुकाबला नहीं रह गया है। हा हा हा, ऐसा ही करते रहो संप्रदाय के पदाधिकारियों, इस महान द्वीप स्वामी को नीचे गिरा दो। क्रूज जहाज पर पूर्वी समुद्री सेना के योद्धा एक स्वर में चिल्ला उठे। उनकी बातें सुनकर राजेंद्र नायक का चेहरा अप्रसन्नता से काला पड़ गया। आखिरकार वे राजेंद्र नायक थे, इन समुद्रों के सच्चे नायक, और फिर भी अब वे नाइट स्काईस एक्ट के पदानुक्रमों के खिलाफ एकमात्र सहायक चरित्र की तरह लग रहे थे। यहाँ तक कि उनके पूर्वी समुद्री बलों ने भी दोनों पदानुक्रमों की प्रशंसा की। संख्याओं से जीतने पर आप कोई नायक नहीं हैं। एक बार फिर महान द्वीप स्वामी पानी से बाहर निकले। बोलते समय उनकी आवाज़ गंभीर थी। ये तियानमिंग ने भौहें उठाईं और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कब से निष्पक्ष लड़ाई किसी को हीरो बना देती है। चूंकि आज तुमने राजेंद्र नायक की हत्या करने के लिए अकेले आने का साहस किया है, तो बेहतर है कि तुम यहीं रहो। बिना किसी देरी के उसने अपनी मुट्ठी महान द्वीप मास्टर की ओर घुमाई, जबकि ये तियानेन ने भी अपनी चाल चली और दूसरी तरफ से महान द्वीप मास्टर पर हमला किया। चूंकि उनमें से एक युद्ध राजा के प्रारंभिक चरण में था और दूसरा मध्य चरण में था, इसलिए उनकी युद्ध शक्तियां स्वाभाविक रूप से असाधारण थीं और उनका आक्रमण शानदार गति के साथ आता था। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा ने साफ देखा कि स्काई वुल्फ आइलैंड का ग्रेट आइलैंड मास्टर पहले ही बैटल किंग दायरे के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। उसे एक प्रारंभिक चरण और एक मध्य चरण के बैटल किंग द्वारा एक साथ कैसे हराया जा सकता था। इस समय महान द्वीप मास्टर अस्तव्यस्त दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी तक ये तियानमिंग और उसके साथियों के साथ वास्तविक युद्ध में शामिल होना था। यदि अंतिम चरण में बैटल किंग ने पूरी ताकत लगा दी तो ये तियानमिंग और ये तियानेन 10 चालों में भी नहीं टिक पाएंगे और हार जाएंगे। टकराना। इस प्रहार से महान द्वीप मास्टर ने ये तियानेन के पैर के प्रहार को चकमा दे दिया, लेकिन ये तियानमिंग की मुट्ठी से बच नहीं सका, जो एक दबी हुई आवाज के साथ महान द्वीप मास्टर पर पड़ी। छप छप। ग्रेट आइलैंड मास्टर को एक बार फिर समुद्र में धकेल दिया गया, लेकिन अगले ही पल वह पागलपन से भरा चेहरा लेकर पानी से बाहर निकल आया। रात्रि आकाश संप्रदाय, मैं तुम्हें याद रखूंगा। उस दिन का इंतजार करो जब मेरे स्काई वुल्फ द्वीप की महान शक्तियां नाइट स्काई संप्रदाय पर हावी हो जाएंगी और आज की घटनाओं के लिए न्याय की मांग करेंगी। महान द्वीप मास्टर ने अशुभ भाव से उनकी ओर देखा और बोलते समय दांत पीस रहे थे। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, महान द्वीप स्वामी सचमुच मुड़कर भाग गया। ये तियानमिंग ने जोर से पुकारा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से आ और जा सकती हो? आज यहीं रहो राजेंद्र नायक, कोई जल्दी नहीं है, हम भय इस खलनायक से निपट लेंगे। ये कहने के बाद ये तियानमिंग और ये तियानेन ने उसका पीछा किया।
युद्ध राजा के शक्तिशाली होने के कारण वे स्वाभाविक रूप से बहुत तेज थे और जल्द ही सभी की नज़रों से ओझल हो गए। हम संप्रदाय के पदानुक्रमों का समर्थन करने जाएंगे। राजेंद्र नायक, कृपया हमारे रात्रि आकाश संप्रदाय से विजयी समाचार के लिए यहीं प्रतीक्षा करें। इस बीच एक के बाद एक नाइट स्काई सेक्ट के मजबूत साधक क्रूज जहाज से बाहर निकले और जहाज को पीछे छोड़ दिया। रात्रि आकाश संप्रदाय के प्रस्थान करने वाले आकृतियों को देखकर पूर्वी समुद्री सेना के योद्धाओं ने ताली बजाई और खुशी मनाई, मानो वे पहले से ही रात्रि आकाश संप्रदाय द्वारा स्काई वुल्फ द्वीप के विनाश का दृश्य देख रहे हों। ध्रुव मल्होत्रा ने तेजी से मुड़कर राजेंद्र नायक की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, राजेंद्र नायक, हम तुरंत स्काई वुल्फ द्वीप के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं केवल स्काई वुल्फ द्वीप की सामान्य दिशा जानता हूं, इसके सटीक स्थान के बारे में। राजेंद्र नायक के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। ध्रुव मल्होत्रा की भौहें ऊपर उठ गईं और उनकी आंखों में निराशा गहरी हो गई। फिर वह ठंडे स्वर में बोला, तुमने अभी अभी नाइट स्काई सेक्ट के उन 2 लोगों को देखा जो स्काई वुल्फ द्वीप के महान द्वीप मास्टर के साथ मारपीट कर रहे थे। वे क्या योजना बना रहे हैं, इसका कुछ अंदाजा तो तुम्हें अपने दिल में होना चाहिए। ये सुनकर राजेंद्र नायक ने भारी भाव से सिर हिलाया, कुछ भी नहीं कहा। यद्यपि उनकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन वे राजेंद्र नायक बन चुके थे। वे सरल विचारों वाले कैसे हो सकते थे? भले ही उनमें युद्ध राजा क्षेत्र की शक्ति का अभाव था, लेकिन एक महान ग्रैंड मास्टर के रूप में उनकी दूरदर्शिता अभी भी मौजूद थी। ये तियानमिंग और ये तियानयन दोनों ने महान द्वीप मास्टर के साथ भिड़ंत के समय पूरी ताकत नहीं लगाई थी। ये तथ्य राजेंद्र नायक ने स्पष्ट रूप से देखा था। इसके अलावा उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि ग्रेट आइलैंड मास्टर की ताकत संभवतः उसके द्वारा दिखाई गई ताकत से कहीं अधिक थी, अन्यथा वह स्काई वुल्फ द्वीप पर अपनी पकड़ कैसे बनाए रख सकता था, जिससे पूर्वी सागर नौसेना द्वारा 3 बार की गई घेराबंदी की कोशिश पूरी तरह विफल हो गई। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे दिल में क्या विचार हैं, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी एक शक्ति छुपाए हुए हो। मेरी आपसे केवल एक ही विनती है कि आप अपना सब कुछ दे दें, उसकी पूरी तरह से रक्षा करें। अगर मेरे लौटने पर उसे कुछ हो जाता है तो पुराने संबंधों को याद न करने के लिए मुझे दोष मत देना। ध्रुव मल्होत्रा ने पहले राजेंद्र नायक की ओर देखा, फिर रोशनी वर्मा की ओर और गंभीर भाव से बोले। ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन आंखों को देखकर राजेंद्र नायक के हृदय में भय की एक लकीर उभर आई। राजेंद्र नायक ने तुरंत गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया और कहा, निश्चिंत रहो, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। यही सबसे अच्छा है। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्का सा सिर हिलाया। करण मल्होत्रा और उनके साथ खड़े अन्य लोग भी तुरंत आगे बढ़ गए। करण मल्होत्रा ने कहा, महाराज, हम भी आपके साथ चलेंगे। यहीं रहो और रोशनी वर्मा की सुरक्षा सुनिश्चित करो। ध्रुव मल्होत्रा ने उनकी ओर देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, मुझे ठीक से नहीं पता कि स्काई वुल्फ द्वीप और ये तियान संप्रदाय क्या साजिश रच रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत संभवतः बहुत भयानक है। मुझे उम्मीद है कि आप रोशनी वर्मा की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। इन शब्दों पर करण मल्होत्रा और अन्य लोगों ने गंभीरतापूर्वक अपना सिर हिलाया। जब से ध्रुव मल्होत्रा ने इंपीरियल पाथ क्षेत्र में प्रवेश किया था, उन्होंने उसके चेहरे पर इतनी गंभीर अभिव्यक्ति कभी नहीं देखी थी। अब जब ध्रुव मल्होत्रा ने इतना कह दिया था, तो करण मल्होत्रा और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से ध्रुव मल्होत्रा का मतलब समझ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनके लिए कठिन लड़ाई होने वाली है। निश्चिंत रहें महाराज, जब तक हम जीवित हैं, उस महिला को कुछ नहीं होगा। करण मल्होत्रा ने अपनी छाती थपथपाई और वादा किया। आदित्य मेहता और अन्य लोग यद्यपि चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता थी, यहाँ तक कि मृत्यु को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने का संकेत भी था। मुझसे वादा करो, तुम्हारे साथ भी कोई दुर्घटना नहीं होगी, ध्रुव मल्होत्रा ने गहरी आवाज में कहा। सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और करण मल्होत्रा ने और भी लापरवाही से कहा, चिंता मत कीजिए महाराज, हम उत्तरी लियांग के युद्ध के मैदान में नहीं मरे तो इस जगह पर कैसे मर सकते हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, रोशनी वर्मा की ओर देखा और फिर क्रूज जहाज से उतरकर उस दिशा में आगे बढ़ गए जिस दिशा में ग्रेट आइलैंड मास्टर और उनका समूह गया था। ध्रुव मल्होत्रा की ताकत के कारण उनकी गति स्वाभाविक रूप से ग्रेट आइलैंड मास्टर और उनके समूह की तुलना में कई गुना अधिक थी। कुछ ही सांसों में ध्रुव मल्होत्रा सबकी नज़रों से ओझल हो गया। बड़ी भाभी, चिंता मत करो, भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। रोशनी वर्मा के चेहरे पर चिंता देखकर आदित्य मेहता ने भी उन्हें सांत्वना दी। ये सुनकर रोशनी वर्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, मुझे भाई ये पर भरोसा है। अगर भाई ये ने जिन बातों के बारे में बात की थी वे सचमुच घटित होती हैं, तो आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखें। ये कहते हुए करण मल्होत्रा और अन्य लोग जोर से हंसने लगे। समूह ने एक दूसरे को देखा और प्रत्येक ने दूसरे की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा।
ध्रुव मल्होत्रा के आदेश के बावजूद वे रोशनी वर्मा के कहे अनुसार कैसे कर सकते थे और उसकी परवाह भी नहीं कर सकते थे। भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़े, लेकिन वे रोशनी वर्मा पर कोई आफत नहीं आने देंगे। अध्याय 187 वो देश मार्शल आर्टिस्ट। सज्जनों, आप मेरे स्काई वुल्फ द्वीप के बारे में क्या सोचते हैं? महान द्वीप मास्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये तियानमिंग और ये तियानयिन भी महान द्वीप मास्टर की भयानक ताकत से हैरान थे और पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके थे कि महान द्वीप मास्टर युद्ध राजा के अंतिम चरण तक पहुंच गया था। अंतिम चरण में एक मजबूत बैटल किंग का सामना करते हुए दोनों में से किसी ने भी आत्मसंतुष्ट होने का साहस नहीं किया। जब उन्होंने ग्रेट आइलैंड मास्टर के शब्द सुने तो ये तियानमिंग ने तुरंत मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, स्काई वुल्फ द्वीप पूर्वी समुद्र के मध्य में स्थित है, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। बचाव करना आसान है और हमला करना कठिन है, और ग्रेट आइलैंड मास्टर जैसी मजबूत आकृति के साथ ये वास्तव में एक रत्न जैसा स्थान है। हे, जब ऐसी बात है तो तुम दोनों मेरे स्काई वुल्फ द्वीप में शामिल क्यों नहीं हो जाते? महान द्वीप मास्टर ने हंसते हुए कहा, आपके ये तियान संप्रदाय को पूर्वी सागर के क्षेत्र में अपने विकास में कई सीमाओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप ये तियान संप्रदाय के शक्तिशाली सदस्यों को स्काई वुल्फ द्वीप में शामिल करने के लिए तैयार हैं, तो हमारी संयुक्त शक्ति हमें पूर्वी सागर में अजेय बना देगी। फिर हमें कौन धमका सकता है? ये सुनकर ये तियानमिंग दोनों परेशान हो गए। वास्तव में, जैसा कि महान द्वीप मास्टर ने कहा, उनका ये तियान संप्रदाय कमजोर नहीं था, लेकिन क्योंकि यह पूर्वी समुद्र के भीतर स्थित था, इसलिए उनका विकास गंभीर रूप से प्रतिबंधित था। यही कारण था कि उन्होंने पूर्वी समुद्री क्षेत्र में ये तियान संप्रदाय को विकसित करने के अवसर के बदले में स्काई वुल्फ द्वीप को नष्ट करने के राजेंद्र नायक के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि अगर वे वास्तव में ये तियान संप्रदाय के मजबूत सदस्यों को स्काई वुल्फ द्वीप में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वे, जो ये तियान संप्रदाय में इतने उच्च पदों पर थे, उन्हें दूसरों के सामने झुकना होगा। एक मार्शल आर्ट बल के नेता के रूप में वे स्वेच्छा से अपने पद कैसे छोड़ सकते थे? इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, पास के जंगल से अचानक 3 आकृतियां उभरीं। तीनों ने काले रंग की सैन्य पोशाक पहन रखी थी, लकड़ी का गेटा पहना हुआ था तथा कमर में कटाना लटका हुआ था। इन 3 लोगों को देखकर ये तियानमिंग और ये तियानयिन दोनों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि तीनों व्यक्ति वो देश के समुराई जैसे कपड़े पहने हुए थे, बल्कि इसलिए कि उनमें से एक प्रारंभिक अवस्था के युद्ध राजा की आभा बिखेर रहा था, जबकि अन्य 2 मध्य अवस्था में थे। ऐसी ताकत ये तियान संप्रदाय के संप्रदाय पदानुक्रम ये तियानमिंग के बराबर थी। ताइहे जून, यांग रेन जोन, हेगू जून, उन्हें देखकर महान द्वीप स्वामी ने तुरंत उनका अभिवादन किया। तीनों लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया और मध्य मंच के युद्ध राजा वो देश के समुराई में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, महान द्वीप मास्टर, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर महान द्वीप मास्टर के पास खड़े ये तियानमिंग और ये तियानयिन की ओर देखते हुए उन्होंने फिर से कहा, ये तियान संप्रदाय के 2 संप्रदाय पदानुक्रम होंगे जिनके बारे में महान द्वीप मास्टर ने पहले हमसे उल्लेख किया था। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं वो देश का एक समुराई हूँ, ताइहे जुन। ये तियानमिंग ने तुरंत स्वीकृति में सिर हिलाया। ताइहे जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर कहा, ये तियान संप्रदाय में सराहनीय ताकत है, क्यों न आप हमारे साथ मिलकर स्काई वुल्फ द्वीप पर महान प्रयासों को आगे बढ़ाएं। इस कथन पर ये तियानमिंग की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। कुछ क्षण के लिए वह बोल नहीं पाए। स्काई वुल्फ द्वीप की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। केवल 4 लोग ही उपस्थित थे, जिनमें एक प्रारंभिक चरण में, 2 मध्य चरण में तथा यहाँ तक कि ग्रेट आइलैंड मास्टर, जो अंतिम चरण का बैटल किंग था, भी शामिल था। ऐसी शक्ति के साथ ये तियान संप्रदाय का विनाश करना आसान होगा। वे ध्रुव मल्होत्रा और अन्य को खत्म करने के लिए स्काई वुल्फ आइलैंड के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वे स्वयं फंस जाएंगे। बड़े भाई, अब हम क्या करें? अगर हम सहमत नहीं होंगे तो यह संभव नहीं है कि ये लोग हमें आसानी से जाने देंगे। ये तियानयिन ने एक निजी चैनल के माध्यम से यह जानकारी दी। ये तियानमिंग की निगाहें झपक उठी और उसने तुरंत जवाब दिया, चलो अभी साथ चलते हैं। अगर वास्तव में ऐसा हुआ तो हम स्काई वुल्फ द्वीप में शामिल होने के लिए सहमत हो सकते हैं। जब मुझे मौका मिलेगा, मैं संप्रदाय के मुखिया से सेवानिवृत्ति से बाहर आने को कहूँगा। उनकी भागीदारी के साथ स्काई वुल्फ द्वीप को हमारे नियंत्रण में लेना असंभव नहीं होगा। ये सुनकर ये तियानयिन की आंखें चमक उठीं और उसने अब अपने विचार मानसिक रूप से भेजना बंद कर दिया। यदि हम तीनों स्काई वुल्फ द्वीप में शामिल हो गए तो संभवतः हमें ड्रैगन कंट्री के साथ विश्वासघात करते हुए देखा जाएगा। यदि ड्रैगन देश के शक्तिशाली लोग हमारा शिकार करें तो क्या आपका देश हमारी रक्षा करेगा? ये तियानमिंग ने लॉर्ड ताइहे को देखा और गंभीर स्वर में कहा। लॉर्ड ताइहे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और तथ्यात्मक रूप से कहा,
चूंकि आप स्काई वुल्फ द्वीप में शामिल हो गए हैं, स्वाभाविक रूप से आप वो देश के संरक्षण में रहेंगे। मैं आपसे यह नहीं छिपाऊंगा कि हम तीनों यहाँ मानद द्वीप मास्टर हैं और पूरा वो देश हमारे पीछे खड़ा है। यदि आप स्काई वुल्फ द्वीप में शामिल होने के लिए सहमत हैं, तो वो कंट्री स्वाभाविक रूप से ड्रैगन कंट्री के लोगों को आप पर आक्रमण करते हुए नहीं देखेगी। इससे पहले कि ये तियानमिंग फिर से बोल पाती, समुद्र तट पर मौजूद लोगों के चेहरे के भाव बदल गए और वे सभी समुद्र की ओर देखने लगे। freewebnovel.com उनकी दृष्टि में एक काला व्यक्ति भयानक गति से स्काई वुल्फ द्वीप की ओर आ रहा था। इस आकृति के पीछे कई मीटर ऊंची लहरें हवा में उठीं और फिर प्रभावशाली बल के साथ नीचे गिरीं। इससे पहले कि वह आकृति स्काई वुल्फ द्वीप के करीब आती, समुद्र तट पर मौजूद लोगों ने भारी दबाव महसूस किया। आपकी यात्रा जारी है। इस व्यक्ति को देखकर सबकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उत्तरी लियाओ राजा, इस आदमी की ताकत, ये तियानमिंग ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ध्रुव मल्होत्रा पहले ही पास में आ पहुंचे। ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन निगाह ग्रेट आइलैंड मास्टर और ये तियानमिंग पर पड़ी और फिर वो देश के तीनों पर पड़ी। क्या वो देश अभी भी नापाक इरादे रखता है? कुछ समय पहले मैंने आपके एक मियामोतो मुसाशी का सिर कलम कर दिया था। ऐसा लगता है कि यह आपको स्थिति की गंभीरता का एहसास कराने या आपके अंदर डर पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ध्रुव मल्होत्रा की आवाज़ बर्फीली ठंडक से भरी थी। वो देश ने हमेशा ड्रैगन देश को लालच भरी नज़रों से देखा था और उत्तरी लियाओ के स्वामी के रूप में ध्रुव मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से वो देश का गहरा तिरस्कार करते थे। अब एक बार फिर वो देश के लोगों को देखकर वह भी अपने क्रोध को दबाने के लिए संघर्ष कर रहा था। पूर्वी सागर के राजा के बूढ़े और शक्तिहीन होने पर अवसर का लाभ उठाते हुए वो देश ने पूर्वी सागर में भी अपना हाथ बढ़ा दिया था। आप कौन हैं? लॉर्ड ताहे ने तीव्र भाव से पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने भौहें उठाईं और ठंडी हंसी के साथ कहा, उत्तरी लियाओ राजा ध्रुव मल्होत्रा। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, ध्रुव मल्होत्रा के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी, जिससे समुद्र तट के आसपास की रेत में हलचल मच गई। इस समय पास का समुद्री पानी भी उबल रहा था और गर्जना कर रहा था, तथा कई मीटर ऊंची लहरें आसमान में उछल रही थीं। उत्तरी लियाओ राजा ध्रुव मल्होत्रा, ये वास्तव में आप हैं। आप उत्तरी लियाओ में नहीं हैं, आप पूर्वी सागर में क्यों हैं? लॉर्ड ताहे ने दबी हुई आवाज में कहा, उनके शब्द सदमे से भरे हुए थे। उत्तरी लियाओ राजा न केवल ड्रैगन देश में प्रसिद्ध था, बल्कि उसने ड्रैगन देश के आसपास के सभी पड़ोसी देशों को भी भयभीत कर रखा था। वो कंट्री जैसे देश के लिए, जिसने दशकों से ड्रैगन कंट्री पर कब्जा किया हुआ है, वह स्वाभाविक रूप से ड्रैगन कंट्री के 4 प्रमुख युद्ध क्षेत्रों की ताकत से बहुत परिचित था। वे पूर्वी सागर में इसलिए प्रकट हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि पूर्वी सागर का वर्तमान राजा बूढ़ा हो चुका था और अब पहले जैसा सशक्त नहीं रहा, इसलिए उन्होंने ड्रैगन देश के पूर्वी सागर की शक्ति को कमजोर करने के लिए पूर्वी सागर में गुप्त रूप से स्काई वुल्फ द्वीप को बढ़ावा दिया। लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विश्व प्रसिद्ध उत्तरी युद्ध के राजा यहाँ प्रकट होंगे। मैं जहाँ जाऊँ, क्या मुझे आपको रिपोर्ट करना होगा? ध्रुव मल्होत्रा ने वो कंट्री से आए तीनों लोगों को उदासीनता से देखा, उसके शब्दों में हत्या की मंशा झलक रही थी। अध्याय 188, एक भी वार झेलने में असमर्थता। हिजुन का चेहरा उदास था और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सुना है कि ड्रैगन देश का शाही शहर उत्तरी लियाओ राजा को बदलने का इरादा रखता है। मुझे आश्चर्य है कि आप उत्तरी लियाओ राजा उत्तरी लियाओ में क्यों नहीं हैं, बल्कि पूर्वी सागर में क्यों आए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको नए उत्तरी लियाओ राजा द्वारा पहले ही उत्तरी लियाओ से बाहर निकाल दिया गया हो? आप हमारे वो देश के साथ सहयोग क्यों नहीं करते? हम निश्चित रूप से आपको उत्तरी लियाओ राजा का पद पुनः प्राप्त करने में मदद करेंगे, कैसा रहेगा? उसकी बातें सुनकर उसके साथ खड़े ये तियानइन और ये तियानमिंग के चेहरे पर कुछ बदसूरत भाव थे। ऐसा लगता था कि जब भी वो देश के ये लोग ड्रैगन देश के किसी शक्तिशाली मार्शल कलाकार को देखते थे तो वे उसे अपने खेमे में खींच लेना चाहते थे। क्या वो देश के ये लोग ध्रुव मल्होत्रा और ये तियान संप्रदाय के बीच की दुश्मनी के बारे में नहीं जानते? वे सिर्फ ये तियान संप्रदाय को लुभाने की कोशिश कर रहे थे और अब वे ध्रुव मल्होत्रा को लुभाने की कोशिश में लग गए हैं। ये स्पष्ट रूप से ये तियान संप्रदाय के मुंह पर तमाचा था। उत्तरी लियाओ में शुरू से अंत तक केवल एक ही उत्तरी युद्ध राजा रहा है। एक छोटी सी जगह की हिम्मत कैसे हुई कि वह ड्रैगन कंट्री के मामलों में दखल दे सके? ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीन भाव से कहा, यहाँ तक कि वो देश के लोग भी शाही शहर में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानते थे, जिससे पता चलता था कि ड्रैगन देश में वो देश के कई जासूस होंगे। ताई हिजुन की भौहें ऊपर उठीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, उत्तरी युद्ध राजा को हमें अस्वीकार करने के परिणामों पर विचार करना चाहिए। यहाँ हमारे पास कम से कम 6 युद्ध राजा स्तर के मार्शल कलाकार हैं। क्या ये हो सकता है कि उत्तरी युद्ध राजा वास्तव में यह मानता है कि वह पराजय हो सकता है और घेरे को तोड़ सकता है?
ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन निगाहें उन 6 लोगों पर घूमी और उन्होंने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, कुछ नहीं, बस मुर्गियां और कुत्ते हैं। मैं आज यहाँ केवल एक ही उद्देश्य से आया हूँ, वह है ड्रैगन कंट्री में अराजकता फैलाने वाले आप सभी का वध करना। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, ध्रुव मल्होत्रा एक छायादार आकृति में बदल गया और सीधे अपने सबसे निकट खड़े 3 वो कंट्री मार्शल कलाकारों की ओर बढ़ा। इस अचानक परिवर्तन ने सभी को अचंभित कर दिया, क्योंकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव मल्होत्रा इतने साहसी होंगे कि वे 6 युद्ध राजा स्तर के मार्शल कलाकारों के सामने हमला करने की पहल करेंगे। अभिमानी, आज हम तीनों उत्तरी लियाओ राजा के श्रेष्ठ कौशल का अनुभव करें। ध्रुव मल्होत्रा को अपने ऊपर आक्रमण करते देख ताई हेजुन क्रोधित होकर दहाड़ने लगी। तब तीनों वो कंट्री मार्शल कलाकारों ने भी अपने कटाना हथियार निकाले और ब्लेड की भयंकर रोशनी तुरंत ही खिल उठी तथा ब्लेड से ब्लेड की ऊर्जा की धाराएं फूटने लगीं। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने उनके हाथों में कटाना को देखा ही न हो और उसने सीधे उन तीनों व्यक्तियों की ओर हमला जारी रखा। स्लैश। जैसे ही ध्रुव मल्होत्रा उनके पास पहुंचे, ताई हेजुन अचानक जोर से चिल्लाईं। इसके बाद तीनों वो कंट्री समुराइयों ने अपने कटाना उठाए और ध्रुव मल्होत्रा पर हमला बोल दिया। एक क्षण में ठंडी रोशनी प्रचंड रूप से चमक उठी और ब्लेड की ऊर्जा बह निकली। आखिरकार वे तीनों युद्ध राजा स्तर के मार्शल कलाकार थे, जिनमें से 2 तो युद्ध राजा स्तर के मध्य चरण तक पहुंच चुके थे। जब वे एक साथ हमला करते थे तो उनकी शक्ति स्वाभाविक रूप से अत्यंत भयानक होती थी। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा का चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने हथेली उठाई और सीधे ताई हेजुन की छाती पर वार किया। समुराई कटाना तेज थे, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा उनसे भी तेज थे। टकराना। इससे पहले कि समुराई के कटानास गिरते, एक धीमी सी ध्वनि उत्पन्न हो चुकी थी। अगले ही पल ताई हेजुन बिना किसी प्रतिरोध के पीछे की ओर उड़ गया और जब वे गिरे तब तक ध्रुव मल्होत्रा अन्य 2 के कटाना की हमले की सीमा से बाहर जा चुका था। पोह। ताई हेजुन जमीन पर गिर पड़ा और उसने तुरंत मुंह में ताज़ा खून थूक दिया। रेतीले समुद्र तट पर बहता लाल रक्त आंखों को कुछ हद तक चुभ रहा था। भीड़ ने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि ताई भगवान की छाती अंदर धंसी हुई थी। उनका रंग तेजी से पीला पड़ रहा था, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। इसके अलावा उनकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी और यह स्पष्ट था कि वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। ये दृश्य देखकर सभी की आंखों में भय की लकीरें उभर आईं। संयुक्त प्रयास से तीनों एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट की जान लेने में सफल रहे। कुछ ही सांसों में शक्तिशाली मध्य अवस्था मार्शल कलाकार ताई लॉर्ड एक लाश बन गया था। वह रेतीले समुद्र तट पर चुपचाप लेटा रहा। उसकी मृत्यु तक उसकी आंखों में गहन अविश्वास और थोड़ा बहुत खेद भरा हुआ था। तुम में किस प्रकार की शक्ति है? महान द्वीप मास्टर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और पूछते समय वह कांप उठा। 3 मार्शल आर्टिस्टों ने हाथ मिलाया और फिर भी ध्रुव मल्होत्रा को नहीं हरा सके और बदले में ध्रुव मल्होत्रा द्वारा मारे भी गए। ध्रुव मल्होत्रा की ताकत कितनी भयानक थी। जिन 3 लोगों ने हाथ मिलाया था उनमें से 2 मध्य अवस्था के मार्शल आर्टिस्ट थे और एक प्रारंभिक अवस्था का मार्शल आर्टिस्ट था। संयुक्त रूप से उनकी शक्ति किसी भी अंतिम अवस्था के मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं थी। फिर भी वे ध्रुव मल्होत्रा के सामने शक्तिहीन थे और ग्रेट आइलैंड मास्टर की ताकत केवल अंतिम चरण के मार्शल आर्टिस्ट के स्तर की थी, जिससे ध्रुव मल्होत्रा का सामना करते समय उन्हें भारी खतरा और दबाव महसूस हुआ। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम सबको मार डालने के लिए पर्याप्त ताकत है। ऐसा कहने के बाद ध्रुव मल्होत्रा एक बार फिर से एक प्रतिरूप में बदल गए और अगले ही सेकंड में 2 शेष बचे वो कंट्री समुराई के पीछे दिखाई दिए। अपने पीछे भयानक उपस्थिति को महसूस करते हुए 2 वो कंट्री समुराई ने भी तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कटाना को घुमाया और उनकी पीठ की ओर वार किया। ये तुच्छ तरकीबें हैं, इनसे आपकी जान नहीं बचेगी। ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन आवाज दोनों समुराई के कानों तक पहुंची, जिससे वे थोड़ा कांप उठे। इस बीच ठंडी रोशनी से चमकते 2 कटाना हथियार पहले से ही बाईं और दाईं ओर से ध्रुव मल्होत्रा पर वार कर रहे थे। ध्रुव मल्होत्रा के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई और उन्होंने जल्दी से अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। वहां उपस्थित लोगों की भयभीत निगाहों के सामने ध्रुव मल्होत्रा ने दोनों ओर से तेजी से आ रहे कटाना को रोकने के लिए बस अपनी 2 अंगुलियों का इस्तेमाल किया। वे 2 उंगलियां पर्वतों के समान थीं, इतनी मजबूत कि वे सबको दबा सकती थीं। धतेरी की 2 वो देश समुराई के चेहरे तुरंत बदल गए और उन्होंने गुस्से में शाप दिया। चाहे उन्होंने अपनी शक्ति को उजागर करने की कितनी भी कोशिश की, ध्रुव मल्होत्रा की 2 उंगलियों द्वारा पकड़ी गई कटाना बिल्कुल भी नहीं हिली, जैसे कि वे अपनी जगह पर स्थिर थीं। क्रैक क्रैक टूटने की 2 तीखी आवाजें गूंजी। ध्रुव मल्होत्रा द्वारा दोनों कटाना को पहले ही आधे टुकड़ों में तोड़ दिया गया था।
इस भयानक शक्ति ने ग्रेट आइलैंड मास्टर और वहां उपस्थित सभी लोगों को सदमे और आतंक की स्थिति में डाल दिया। ध्रुव मल्होत्रा की शक्ति शायद उनकी कल्पना से परे थी, जिसे एक शीर्षस्थ मार्शल आर्टिस्ट भी इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकता था। तुम मेरे ड्रैगन देश की धरती पर कदम रखोगे, तुम मौत के लायक हो। कहानियों की खोज करें। ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन निगाहें उन दो वो कंट्री समुराई पर पड़ीं और फिर उन्होंने उन पर कटाना के दो टूटे हुए टुकड़े फेंक दिए। टूटे हुए ब्लेडों ने दोनों पर भयानक गति से हमला किया, पलक झपकते ही वे उनकी छाती में घुस गए। टूटे हुए ब्लेडों की गति के कारण मजबूत मार्शल आर्टिस्टों को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तब तक उनकी छाती से तीव्र दर्द उठने लगा और उन्होंने अविश्वास से नीचे देखा तो उसमें एक टूटा हुआ कटाना धंसा हुआ था। टूटे हुए ब्लेड के साथ लगातार खून बह रहा था, जिससे उनके सामने की रेत लाल हो गई। जो हथियार उनकी जान की रक्षा के लिए थे, वे अब उनसे छीन लिए गए। उनकी आंखें अत्यधिक अनिच्छा से भर गईं, दोनों वो देश समुराई जमीन पर गिर पड़े। महज 3 से 4 मिनट में ही वो कंट्री के 3 मार्शल आर्टिस्ट ध्रुव मल्होत्रा के हाथों मारे गए। अध्याय 189 विनाश। ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन जांच के तहत तीनों द्वीपीय व्यक्तियों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए, उनकी आंखों में तुरंत भय झलकने लगा। वो देश के साथ मिलीभगत के लिए तुम मौत के लायक हो। ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन आवाज़ तीनों पर एक निर्णय की तरह लग रही थी, जिसका एक निर्विवाद अर्थ था। जैसे ही उसके शब्द निकले, ध्रुव मल्होत्रा तुरंत ये तियानमिंग और ये तियानयिन के सामने आ गया। उत्तरी लियाओ राजा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमने वो देश के उन तीनों के साथ कोई षड्यंत्र नहीं किया है। ये तियानमिंग की आवाज़ बोलते समय कांपने लगी। ध्रुव मल्होत्रा की भयानक ताकत को वास्तव में देखने के बाद ही ये तियानमिंग को एहसास हुआ कि इससे पहले क्रूज पर ध्रुव मल्होत्रा का परीक्षण करना कितना हास्यास्पद था। ध्रुव मल्होत्रा की नज़र में वह शायद शुरू से अंत तक एक जोकर से ज़्यादा कुछ नहीं था। ध्रुव मल्होत्रा के होठों पर तिरस्कार की एक लकीर उभर आई जब उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, स्काई वुल्फ आइलैंड ने वो कंट्री के साथ साजिश रची और आपके ये तियान पंथ ने स्काई वुल्फ आइलैंड के साथ साजिश रचने का इरादा किया। क्या ये वो कंट्री के साथ मिलीभगत करने के समान नहीं है? निश्चिंत रहो, तुम जल्द ही मर जाओगे और ये तियान पंथ के बाकी लोग भी जल्द ही तुम्हारे साथ आ जाएंगे। ये सुनकर ये तियानमिंग की आंखों में डर गहरा गया और उसकी आवाज़ कांप उठी जब उसने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे पास अभी भी एक मालिक है। यदि तुमने मुझे और मेरे छोटे भाई को मार डाला तो जब हमारे स्वामी एकांतवास से चले जाएंगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। ध्रुव मल्होत्रा की भौहें चढ़ गईं, उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। ये तियानमिंग द्वारा उल्लिखित गुरु, जो युद्ध राजा के प्रारंभिक चरण में एक शिष्य का पोषण करने में सक्षम है और मध्य चरण में एक अन्य शिष्य का पोषण करने में सक्षम है, वास्तव में शक्तिशाली होना चाहिए। सबसे अधिक संभावना यह है कि वह मास्टर एक छुपा हुआ शीर्ष स्तरीय युद्ध राजा योद्धा था। अगर दूसरों को इस बारे में पता चलता तो वे शायद ये तियानमिंग और ये तियानयिन को मारने से डरते। आखिरकार एक शीर्ष स्तरीय युद्ध राजा ड्रैगन देश में एक शिखर शक्ति है और विशाल ड्रैगन देश में बहुत कम लोग ऐसे व्यक्ति का दुश्मन बनने का साहस करेंगे। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा की नज़र में शीर्ष स्तर के युद्ध राजा लड़ाके, जिनसे दुनिया डरती थी और जिन्हें बिना उकसावे के दुनिया भर में बदनाम किया जाता था, वे अधिक से अधिक थोड़े बड़े टिड्डे ही थे। यदि ध्रुव मल्होत्रा ने इसे गंभीरता से लिया होता तो वह उन्हें आसानी से कुचल सकता था। क्या आपका स्वामी एक शीर्ष स्तर का युद्ध राजा है? ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से पूछा। ये सुनकर ये तियानमिंग ने तुरंत सिर हिलाया और जल्दी से कहा, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गुरु वास्तव में एक शीर्ष स्तर के युद्ध राजा योद्धा हैं। यदि उत्तरी युद्ध राजा हम दोनों को छोड़ने को तैयार है तो हमारे स्वामी के एकांतवास समाप्त होने के बाद वह निश्चित रूप से आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करेगा। चूंकि उत्तरी युद्ध राजा के पास इतनी ताकत है तो आप भी एक शीर्ष स्तर के युद्ध राजा योद्धा होंगे, है न? एक बार जब हमारे गुरु एकांत से बाहर निकलेंगे तो आपके साथ मार्शल आर्ट पर चर्चा करने से शायद आपकी दोनों ताकतें और भी बढ़ सकती हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, उनके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। उन्होंने कहा, आपके शीर्ष स्तर के युद्ध राजा मास्टर मेरे साथ मार्शल आर्ट पर चर्चा करने के लिए भी योग्य नहीं हैं। FEWebnovel.com मुझे धमकाने के लिए एक शीर्ष स्तर के युद्ध राजा का उपयोग करना आपकी गलत गणना है। चिंता मत करो, अगर तुम्हारा मालिक तुम्हारे पास आकर तुम्हारा बदला लेने की हिम्मत करता है तो मुझे उसे तुम्हारे पास भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ध्रुव मल्होत्रा की बातें सुनकर ये तियानमिंग और ये तियानयिन दोनों के भाव काफ़ी बदल गए। ध्रुव मल्होत्रा का रवैया ऐसा था कि एक शीर्ष स्तर के युद्ध राजा को भी गंभीरता से नहीं लिया गया, और ध्रुव मल्होत्रा ने खुद को ऐसे पेश किया जैसे कि यह सब वैसा ही हो जैसा होना चाहिए। उनके व्यवहार में घमंड का कोई निशान नहीं था।
इससे दोनों के मन में ध्रुव मल्होत्रा की ताकत का अंदाजा लग गया। लेकिन जैसे ही यह विचार मन में आया, उन्होंने उसे अपने भीतर ही बुझा दिया। जिस क्षेत्र के बारे में किंवदंतियों में बताया गया था और जिसमें एक शताब्दी से किसी ने कदम नहीं रखा था, ध्रुव मल्होत्रा कैसे उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था? नहीं, असंभव, आप संभवतः उस क्षेत्र के नहीं हो सकते। ये तियानमिंग डर के मारे चिल्लाया। उसका व्यवहार किसी पागल आदमी से बिल्कुल अलग नहीं था। ध्रुव मल्होत्रा उदासीन दिखे, उनकी ठंडी आवाज़ हवा में गूंज रही थी। ये है या नहीं, ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है। जैसे ही उसके शब्द निकले, ध्रुव मल्होत्रा ने दोनों हाथ बढ़ाए, बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए, और ये तियानमिंग और ये तियानेन दोनों की ओर प्रहार किया। यद्यपि ध्रुव मल्होत्रा ने अभी अभी अपना कदम उठाया था, लेकिन दमन और घुटन की एक शक्तिशाली भावना पहले से ही ये तियानमिंग और ये तियानेन को घेरे हुए थी। उनकी आंखें घबराहट और आतंक से भरी हुई थीं। इस समय उनके मन में ध्रुव मल्होत्रा से भिड़ने का कोई विचार नहीं था, बल्कि वे पूरी ताकत से दूर भागने के लिए मुड़े। लेकिन वे अभी मुड़े ही थे कि ध्रुव मल्होत्रा का हाथ उन पर पड़ गया। एक भयानक शक्ति एक पल में ये तियानमिंग और ये तियानेन की पीठ से फट पड़ी, जिससे वे उड़ गए। टूटी डोर वाली पतंगों की तरह वे जमीन पर गिरने से पहले 10 मीटर से अधिक दूर तक उड़ गईं। धप धप वे एक के बाद एक उतरे, फिर कठिनाई से अपना सिर घुमाकर ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा। उनकी आंखें गहरी निराशा से भरी थीं। अगले ही पल दोनों पुरुषों की गर्दनें एक साथ मुड़ गईं और वे चुपचाप पड़े रहे। युद्ध के राजाओं का वध इस प्रकार करना मानो वे मुर्गियों और कुत्तों का वध कर रहे हों। ध्रुव मल्होत्रा की भयानक शक्ति के कारण ग्रेट आइलैंड मास्टर जमीन पर गिर पड़ा और लकवाग्रस्त हो गया। तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? ध्रुव मल्होत्रा ने ग्रेट आइलैंड मास्टर की ओर मुड़कर हल्की हंसी के साथ पूछा। महान द्वीप स्वामी ने बड़ी मुश्किल से निगलते हुए कहा, भागो। क्या मैं सचमुच बच सकता हूँ? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे जैसा कोई शक्तिशाली योद्धा पूर्वी समुद्र में आएगा, तो मैं खुद वो देश के उन 3 समुराई का सिर काट देता और उनके सिर पूर्वी समुद्र सेना के मुख्य शिविर में ले जाकर अपना अपराध कबूल कर लेता। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में तिरस्कार की झलक उभरी। उन्होंने उदासीन स्वर में कहा, ये तो केवल खोखले शब्द हैं। विजेता राजा बन जाता है और पराजित डाकू बन जाता है। ऐसे महान योद्धा के हाथों मरना कोई हानि नहीं है। महान द्वीप मास्टर की आंखों में वास्तव में राहत की भावना दिखाई दी। फिर उन्होंने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि शाही राजधानी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उत्तरी युद्ध राजा की जगह ले सकता है और नया राजा बन सकता है। यदि लोगों को उत्तरी लियाओ राजा की ताकत का पता चल जाए, तो वह आदमी एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं होगा। पौराणिक क्षेत्र में कदम रखने के बाद ध्रुव मल्होत्रा अब बिना किसी बाधा के विशाल विश्व की यात्रा कर सकते थे। यहाँ तक कि शाही राजधानी के ड्रैगन की मांद और बाघ की मांद भी ऐसी जगहें थीं जहां ध्रुव मल्होत्रा अपनी मर्जी से आ जा सकता था, और वह भी पूरी तरह से सुरक्षित। ध्रुव मल्होत्रा ने ग्रेट आइलैंड मास्टर से बात करते हुए सीधे पूछा, स्काई वुल्फ आइलैंड और नाइट हेवन सेक्ट के अन्य लोग वर्तमान में क्रूज जहाज को घेर रहे हैं, है न? हाँ, अपनी ताकत से शायद आप समय पर क्रूज जहाज पर वापस आ सकें। महान द्वीप मास्टर ने सिर हिलाकर खुले तौर पर स्वीकार किया। ध्रुव मल्होत्रा की भौहें उठीं और उन्होंने फिर पूछा, स्काई वुल्फ द्वीप के 8 द्वीप स्वामियों में से कितने युद्ध राजा क्षेत्र तक पहुंच गए हैं? महान द्वीप मास्टर ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से कहा, मेरे अलावा दूसरा सबसे बड़ा भी युद्ध राजा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया है। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली लोग केवल ग्रेट ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर हैं। उनमें से किसी ने भी युद्ध राजा के दायरे में कदम नहीं रखा है। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया। अगर शुरुआती दौर में सिर्फ एक ही युद्ध राजा होता, तो विक्रम सिंह और बाकी लोग मुश्किल से ही उससे निपट पाते। भले ही वे उस प्रारंभिक चरण के युद्ध राजा को नहीं मार सके, लेकिन रोशनी वर्मा की रक्षा करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तभी ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई, जिससे ऊर्जा का एक विस्फोट निकला, जो ग्रेट आइलैंड मास्टर के डेंटियन को छेदता हुआ बाहर निकला। ग्रेट आइलैंड मास्टर का शरीर तुरंत ही पंक्चर हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ गया। उसकी आंखें निराशा से भर गईं। ध्रुव मल्होत्रा ने ग्रेट आइलैंड मास्टर को उठाया और लहरों पर चलते हुए वहां से चले गए। अध्याय 190 हत्या शुरू होती है क्योंकि समुद्र में एक जहाज तीव्र गति से क्रूज जहाज की ओर बढ़ रहा था। इन सभी जहाजों पर भेड़िए के सिर की छवि वाला झंडा लगा हुआ था। स्काई वुल्फ द्वीप से लोग आ रहे हैं, आदित्य मेहता ने गहरी आवाज में कहा। एक और खड़े राजेंद्र नायक का रंग थोड़ा बदल गया और उनकी निगाहें तुरंत तीव्र हो गईं। भले ही स्काई वुल्फ द्वीप के सबसे मजबूत ग्रेट आइलैंड मास्टर का पीछा ध्रुव मल्होत्रा द्वारा किया जा रहा था, लेकिन स्काई वुल्फ द्वीप की शेष सेना कमजोर नहीं थी। बाद में भाभी की खूब रक्षा करना और चाहे कुछ भी हो जाए, उनका साथ मत छोड़ना। आदित्य मेहता ने समर जोशी और अन्य लोगों की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा।
ये सुनकर समर जोशी और उनके साथियों ने तुरंत सिर हिला दिया। उनकी ताकत आदित्य मेहता और अन्य लोगों जितनी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे केवल रोशनी वर्मा की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य ही कर सकते थे। आगे क्रूज जहाज पर बैठे लोगों, सुनो, जो लोग हथियार डाल देंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे, उन्हें नहीं मारा जाएगा। कुछ ही देर में स्काई वुल्फ द्वीप से आने वाला जहाज क्रूज जहाज के पास पहुंच गया और आगे वाले जहाज पर खड़ा एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति क्रूज जहाज की ओर चिल्लाने लगा। इस व्यक्ति को देखकर राजेंद्र नायक की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने गंभीर भाव से कहा, स्काई वुल्फ द्वीप का द्वितीय द्वीप मास्टर। स्काई वुल्फ द्वीप इतने लंबे समय तक पूर्वी सागर में एक स्थान पर कब्जा करने में सक्षम है, इसकी ताकत वास्तव में कमजोर नहीं है। करण मल्होत्रा की भौहें ऊपर उठीं और उन्होंने आगे कहा, महान द्वीप मास्टर के अलावा, जिसका पीछा भगवान कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये दूसरा द्वीप मास्टर भी एक युद्ध राजा शक्ति संपन्न व्यक्ति है। हालांकि सौभाग्य से प्रतिद्वंद्वी अभी वर्किंग के शुरुआती चरण में है। अगर हम तीनों सेना में शामिल हो जाएं, तो हम प्रतिद्वंद्वी को हराने में असमर्थ नहीं हैं। आदित्य मेहता और विक्रम सिंह कुछ नहीं बोले, उनकी निगाहें अत्यंत गंभीर थीं। राजेंद्र नायक, आपकी वह छिपी हुई ताकत अभी नहीं तो कब? आदित्य मेहता ने अपना सिर घुमाकर राजेंद्र नायक की ओर देखा और गंभीरता से बोले। राजेंद्र नायक ने सिर हिलाया और फिर सीटी निकालकर बजाए। सीटी की तीखी आवाज तुरंत पूरे क्रूज जहाज में फैल गई। क्रूज जहाज के डेक के नीचे से एक के बाद एक कई आकृतियां उभरीं। ये इस राजा के कुलीन रक्षक हैं। 4 प्रमुख कप्तानों में से 2 ग्रेट ग्रैंड मास्टर के शिखर पर हैं और अन्य 2 में भी मध्यम स्तर के ग्रेट ग्रैंड मास्टर की ताकत है। क्रूज जहाज पर पूर्वी सागर के सैनिकों के साथ मिलकर हमारे पास दुश्मन को रोकने के लिए पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। एक बार उत्तरी युद्ध राजा वापस आ जाए तो हम सुरक्षित स्थान पर भाग सकते हैं, राजेंद्र नायक ने गंभीर स्वर में कहा। आदित्य मेहता ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोले, तथापि स्काई वुल्फ द्वीप से आने वाले जहाजों की ओर उनकी दृष्टि में गंभीरता की छाया थी। अकेले स्काई वुल्फ द्वीप के लोग ही क्रूज जहाज पर सवार लोगों के लिए काफी खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। यदि इस समय नाइट स्काई सेक्ट की सेनाएं प्रकट हो जाएं, तो क्रूज जहाज पर मौजूद लोगों के लिए ध्रुव मल्होत्रा के लौटने तक टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आदित्य मेहता ने इन चिंताओं को व्यक्त नहीं किया, क्योंकि इस समय ऐसे शब्द बोलने से निस्संदेह उनकी सेना का मनोबल टूटेगा। अच्छा, पूर्वी समुद्री सेना के एक भी सैनिक ने आत्मसमर्पण नहीं किया। प्रभावशाली। ये और भी अच्छा होगा कि आज स्काई वुल्फ द्वीप के लोग जमकर हत्याएं करें। दूसरे द्वीप मास्टर ने उदास स्वर में कहा। वह आत्मसमर्पण का आग्रह करने के लिए आगे आए थे, फिर भी एक भी व्यक्ति ने उनका सामना नहीं किया और एक भी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण नहीं किया। डेक के दूसरी ओर खड़े मा शियानहोंग और कई अन्य नेताओं के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। अब जबकि नाइट स्काई सेक्ट की सेनाएं वहां से जा चुकी थीं, वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि अकेले क्रूज जहाज पर मौजूद लोग नाइट स्काई सेक्ट का सामना नहीं कर सकते थे। अब हम क्या करें? नाइट स्काई सेक्ट के शक्तिशाली सदस्यों के चले जाने के बाद क्रूज जहाज पर मौजूद ताकतें स्काई वुल्फ द्वीप के सामने टिक नहीं पा रही हैं। क्या ये संभव है कि हम सचमुच डोंगहाई के राजा के साथ समुद्र में दफना दिए जाएंगे? एक राजा ने गंभीर भाव से कहा। यद्यपि अन्य लोग कुछ नहीं बोले, फिर भी उनके चेहरे समान रूप से गंभीर थे। मा शियानहोंग ने उनकी ओर देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, इस समय मेरे पास आप सभी से सच्चाई छिपाने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में मैं नाइट स्काई संप्रदाय का उपसंप्रदाय पदानुक्रम हूं और संप्रदाय पदानुक्रम के जाने से पहले उन्होंने मुझे एक संदेश भेजा कि नाइट स्काई संप्रदाय ने स्काई वुल्फ द्वीप के साथ गठबंधन कर लिया है। यदि आप मरना नहीं चाहते तो रात्रि आकाश संप्रदाय में क्यों नहीं शामिल हो जाते? एक बार डोंगहाई के राजा की मृत्यु हो जाए तो यह विशाल समुद्र हमारा खेल का मैदान हो सकता है। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? ये सुनकर सभी सरदारों के भाव बदल गए। डोंगहाई के राजा द्वारा बुलाई गई सेना लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन के पास चली गई थी। क्या स्काई वुल्फ द्वीप को नष्ट करने के इस अभियान में उनके पास जीत का कोई मौका था? इसके अलावा क्रूज जहाज अब स्काई वुल्फ द्वीप के लोगों से घिरा हुआ था, जिससे लॉर्ड्स को सोचने के लिए बहुत कम समय मिला। तुरंत एक स्वामी ने मा जियानहोंग को संबोधित किया, मैं मरना नहीं चाहता, मैं रात्रि आकाश संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। मुझे आशा है कि उप संप्रदाय प्रमुख भविष्य में मेरा अच्छा ख्याल रखेंगे। ये सुनकर मा जियानहोंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, डोंगहाई के स्वामी के रूप में यदि आप नाइट स्काई संप्रदाय में शामिल होते हैं तो हम पहले से भी अधिक करीब होंगे। नाइट स्काई सेक्ट हमेशा हमारा अच्छा ख्याल रखता है। भगवान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, ये जानते हुए कि जीवित रहना किसी भी अन्य चीज से बेहतर है। पहले दलबदलू के साथ बाकी सभी सरदारों ने भी अपना रुख बदल लिया तथा सभी ने नाइट स्काई संप्रदाय में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। बहुत बढ़िया।
आप सभी समझदार व्यक्ति हैं। आज डोंगहाई के राजा की मृत्यु निश्चित है और यहाँ तक कि उत्तरी युद्ध के राजा भी इस समुद्र में नष्ट हो जाएंगे। जब हम डोंगहाई लौटेंगे तो आप अपने अपने क्षेत्रों के स्वामी बने रहेंगे और मैं मा जियानहोंग डोंगहाई का नया राजा बनूंगा। मा शियानहोंग की जंगली हंसी फूट पड़ी, जिसमें अद्वितीय अहंकार का भाव था। राजाओं ने पहले ही इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था और आज्ञाकारी ढंग से बधाई दी, तो फिर हम उप संप्रदाय के मुखिया को डोंगहाई का नया राजा बनने पर अग्रिम बधाई देते हैं। उप संप्रदाय प्रमुख के नेतृत्व में डोंगहाई में हमारी ताकत निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। मा शियानहोंग ने फिर सिर हिलाया, उसकी हंसी और भी तेज हो गई। मारना। तभी स्काई वुल्फ द्वीप के जहाज पर द्वितीय द्वीप मास्टर ने अचानक जोरदार आवाज में चिल्लाया। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, क्रूज जहाज पर आकृतियां उमड़ पड़ीं। दोनों पक्ष तुरंत युद्ध में शामिल हो गए तथा हर सेकंड हताहतों की संख्या बढ़ती गई। 1 मिनट से भी कम समय में डेक पर कई शव बिखरे पड़े थे। खून ने जल्द ही पूरे डेक को ढक लिया और फिर धीरे धीरे एकत्र होकर खून की एक धारा बन गई। खून की भारी गंध ने इंद्रियों पर आक्रमण कर दिया, जिससे रोशनी वर्मा की भौहें अनजाने में ही सिकुड़ गईं। अपने सामने खूनी दृश्य देखने से इनकार करते हुए रोशनी वर्मा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाने लगी, बड़े भाई ध्रुव मल्होत्रा, कृपया जल्दी वापस आ जाओ। भाभी की अच्छी तरह से रक्षा करना, आदित्य मेहता ने गहरी आवाज में कहा। समर जोशी और अन्य लोगों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना आदित्य मेहता और उनके 2 साथी रोशनी वर्मा के पास से चले गए और डेक पर स्काई वुल्फ द्वीप के सदस्यों की ओर बढ़ गए। अपने चरम पर 3 महान ग्रैंड मास्टर्स के शामिल होने से क्रूज जहाज की टीम ने शीघ्र ही युद्ध का रुख मोड़ दिया। स्काई वुल्फ द्वीप के लोग अपनी ताकत के बावजूद अपने चरम पर महान ग्रैंड मास्टर्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। आदित्य मेहता और उनके साथियों ने मौत के अग्रदूत की तरह स्काई वुल्फ द्वीप के सदस्यों की जान तेजी से ले ली। महान ग्रैंड मास्टर अपने चरम पर। मैंने कभी इस क्रूज जहाज पर इतने शक्तिशाली व्यक्ति की उम्मीद नहीं की थी। द्वितीय द्वीप मास्टर ने आदित्य मेहता और उनके दोनों साथियों को ठंडी निगाह से देखा और गंभीर स्वर में कहा। अध्याय 191 वापसी। दूसरे भाई, क्या हम भाई ऊपर जाकर कुछ अभ्यास करें? स्काई वुल्फ द्वीप पर इतने लंबे समय तक रहने के कारण मैं लगभग थक गया हूँ। स्काई वुल्फ द्वीप का तीसरा द्वीप मास्टर दूसरे द्वीप मास्टर के पास गया और बोलने से पहले ठंडे स्वर में बोला। उसके पीछे स्काई वुल्फ द्वीप के कई अन्य द्वीप स्वामी भी थे। दूसरे द्वीप मास्टर ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आगे बढ़ो। ठीक है भाइयों, चलो। तीसरे द्वीप मास्टर ने तुरंत सिर हिलाया, फिर अपने पीछे खड़े लोगों को इशारा किया और वे दोनों मिलकर क्रूज जहाज पर चढ़ गए। स्काई वुल्फ द्वीप से कुल 6 आइलैंड मास्टर्स, जिनमें से सबसे कमजोर मध्य चरण में ग्रेट ग्रैंड मास्टर थे, लड़ाई में शामिल हुए और एक बार फिर स्थिति बदल गई। क्रूज जहाज पर लगभग 1 दर्जन ग्रेट ग्रैंड मास्टर लड़ाकू विमान थे, जिनमें समर जोशी और अन्य लोग भी शामिल थे, जिन्हें रोशनी वर्मा की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। राजेंद्र नायक के रॉयल गार्ड के 2 ग्रेट ग्रैंड मास्टर भी सुरक्षा के लिए उनके साथ थे। शेष महान ग्रैंड मास्टर्स उन 5 लॉर्ड्स के आदमी थे जिन्होंने अब नाइट हेवन संप्रदाय के प्रति निष्ठा की शपथ लेने का संकल्प लिया था। स्वाभाविक रूप से वे राजेंद्र नायक की सहायता के लिए अपने लोगों को नहीं भेजेंगे। लानत है, ये कायरों का झुंड है जो मौत से डरता है। करण मल्होत्रा ने स्काई वुल्फ द्वीप के एक सदस्य की खोपड़ी को मुट्ठी से कुचल दिया और मा शियानहोंग तथा डेक के दूसरी ओर मौजूद अन्य लोगों की ओर उदास दृष्टि से देखते हुए गुस्से में गालियां दी। आदित्य मेहता ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा, घबराओ मत, जब बॉस वापस आएंगे तो सबको हिसाब किताब करना पड़ेगा। बकवास बंद करो, स्काई वुल्फ द्वीप से द्वीप मास्टर्स यहाँ हैं और वे मजबूत हैं। विक्रम सिंह भी अचानक बोल पड़े। इस समय स्काई वुल्फ द्वीप के 6 आइलैंड मास्टर्स भी क्रूज जहाज पर चढ़ चुके थे। पास के स्काई वुल्फ द्वीप के सदस्यों से निपटने के बाद आदित्य मेहता और अन्य लोगों ने अपना ध्यान 6 द्वीप मास्टर्स की ओर लगाया। इससे पहले कि दोनों पक्षों के बीच टकराव हो, दूर समुद्र से कई और नावें तेजी से आ गईं। इन नावों को देखकर मा शियानहोंग ने उत्साह से कहा, हमारे रात्रि स्वर्ग संप्रदाय के शक्तिशाली लोग आ गए हैं। हा, इस बार मैं देखना चाहूंगा कि राजेंद्र नायक और उत्तरी युद्ध राजा अपनी दुर्दशा से कैसे बचेंगे। मा शियानहोंग के पास खड़े 4 राजाओं ने भी राहत की सांस ली। उन्हें यह भी डर था कि स्काई वुल्फ द्वीप के लोग नाइट हेवन संप्रदाय के साथ उनके सहयोग की उपेक्षा करेंगे और सीधे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब जब रात्रि स्वर्ग संप्रदाय के शक्तिशाली लोग आ गए थे तो उन्हें सुरक्षा की भावना महसूस हुई। आक्रमण करना, आदित्य मेहता अचानक जोर से चिल्लाया। करण मल्होत्रा और विक्रम सिंह की आंखें सख्त हो गईं और तीनों एक झटके में बाहर निकल आए और सीधे 6 आइलैंड मास्टर्स की ओर बढ़ गए।
स्काई वुल्फ द्वीप के 6 द्वीप स्वामी अभी भी नाइट हेवन सैक्ट के जहाज़ों को आते हुए देख रहे थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदित्य मेहता और अन्य इस समय उन पर हमला करेंगे। आदित्य मेहता और उसके साथियों ने उन्हें पकड़ लिया। आप शिखर पर महान ग्रैंड मास्टर हैं, फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेशर्मी से काम करने की? तीसरे द्वीप का स्वामी क्रोध से दहाड़ा। करण मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। अचानक 9 लोग एक भीषण लड़ाई में उलझ गए। इस समय तक नाइट हेवन सैक्ट की नावें भी क्रूज शिप के पास पहुंच चुकी थीं और नाइट हेवन सैक्ट मैनेजर ने जोर से कहा, क्रूज शिप पर चढ़ो, स्काई वुल्फ आइलैंड के भाइयों के साथ हाथ मिलाओ और इस क्रूज शिप पर सभी को मार डालो। हाँ, दर्जनों अन्य मार्शल कलाकार क्रूज जहाज पर चढ़ गए, जिससे क्रूज जहाज का पहले से ही वंचित पक्ष और भी अधिक निराशा में डूब गया। अपने चारों ओर लगातार हो रही झड़प की आवाज़ें सुनकर रोशनी वर्मा का चेहरा तनाव से भर गया और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बड़ी बहन, बॉस वापस आ गया है। समर जोशी की भौहें ऊपर उठ गईं, उनकी आंखों में आश्चर्यजनक चमक फूट पड़ी। ये सुनकर रोशनी वर्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि दूर समुद्र से एक आकृति लहरों के ऊपर से आती हुई आ रही है। उसके पीछे लहरें दर्जनों गज ऊंची उठ रही थीं, जिससे ध्रुव मल्होत्रा ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र का देवता धरती पर उतर आया हो। ध्रुव मल्होत्रा एक हाथ में ग्रेट आइलैंड मास्टर पकड़े हुए थे, उनका चेहरा शांत था और वे तेजी से क्रूज जहाज की ओर बढ़ रहे थे। ध्रुव मल्होत्रा के आगमन ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, यहाँ तक कि सभी लड़ाकों ने भी उसी क्षण अनजाने में अपने हमले रोक दिए तथा अपनी दृष्टि उसकी ओर घुमा ली। सभी की चौकस निगाहों के बीच ध्रुव मल्होत्रा जल्दी से उस स्थान पर पहुंच गया। बड़े भाई, ध्रुव मल्होत्रा की मुट्ठी में लगभग मृत ग्रेट आइलैंड मास्टर को देखकर द्वितीय आइलैंड मास्टर और अन्य लोग सदमे में तुरंत चिल्ला उठे। रात्रि स्वर्ग संप्रदाय की ओर से माशियान होंग और संप्रदाय के अन्य शक्तिशाली लोग अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने 2 संप्रदाय के प्रमुखों के आंकड़े नहीं देखे थे। यहाँ तक कि स्काई वुल्फ द्वीप के महान द्वीप मास्टर ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। उनके 2 संप्रदाय पदानुक्रमों का भाग्य स्वयं स्पष्ट था। दूसरे द्वीप मास्टर, चलो अब ध्रुव मल्होत्रा से निपटने के लिए सेना में शामिल हो जाएं। अन्यथा एक बार जब वह जहाज पर चढ़ जाएगा तो हमारे पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं बचेगा। माशियान होंग के विचार तेजी से दौड़ने लगे और उन्होंने तुरंत दूसरे द्वीप मास्टर को संबोधित किया। द्वितीय द्वीप मास्टर के चेहरे पर द्वंद्व था, क्योंकि महान द्वीप मास्टर अभी भी ध्रुव मल्होत्रा के हाथों में था। स्वाभाविक रूप से वह इस समय ध्रुव मल्होत्रा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। दूसरे भाई, उत्तरी युद्ध के राजा को मार डालो और हमारे बड़े भाई का बदला लो। अचानक ग्रेट आइलैंड मास्टर जोर से चिल्लाया और फिर उसने वास्तव में अपनी जीभ काट ली और आत्महत्या कर ली। उसके मुंह के कोने से चमकीला लाल खून समुद्र की सतह पर टपकने लगा, जिससे पानी का रंग तुरंत लाल हो गया। ध्रुव मल्होत्रा ने अपने हाथ में पकड़े ग्रेट आइलैंड मास्टर की ओर देखा, जो पहले ही अपनी अंतिम सांस ले चुका था, और उसे सीधे दूसरे आइलैंड मास्टर की ओर फेंक दिया। उत्तरी लियाओ राजा, तुम मरने के लायक हो। महान द्वीप स्वामी की लाश को पकड़ते ही द्वितीय द्वीप स्वामी की आंखें क्रोध से भर गईं। न केवल वह, बल्कि स्काई वुल्फ द्वीप के अन्य 6 द्वीप स्वामी भी महान द्वीप स्वामी को आत्महत्या करते देख क्रोध से भरे चेहरे दिखाने लगे। आदित्य मेहता और उनके साथियों के साथ चल रही लड़ाई को नजरअंदाज करते हुए 6 आइलैंड मास्टर्स ने तुरंत आदित्य मेहता की तिकड़ी को पीछे हटाने के लिए सेना में शामिल हो गए और फिर क्रूज जहाज छोड़ दिया। आदित्य मेहता और अन्य लोगों ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि वे रोशनी वर्मा के पास लौट गए, क्योंकि वे जानते थे कि ध्रुव मल्होत्रा की वापसी के साथ ही स्थिति का प्रभावी ढंग से निर्णय हो चुका है। पहले उत्तरी लियाओ राजा को मार डालो, फिर क्रूज जहाज पर मौजूद लोगों से निपटो। दूसरे द्वीप के मास्टर ने गहरी आवाज में कहा। माशियान होंग ने भी कहा, नाइट हेवन सैक्ट के सभी सदस्य आज्ञा का पालन करें, स्काई वुल्फ द्वीप के लोगों के साथ सेना में शामिल हों और सबसे पहले उत्तरी लियाओ राजा को मार डालें। एक के बाद एक आकृतियां क्रूज जहाज से उतरती गईं और ध्रुव मल्होत्रा के पास आ गईं। अब दुश्मनों का सामना न करते हुए क्रूज जहाज पर मौजूद पूर्वी सागर के सैनिकों ने राहत की सांस ली। इस समय सबकी निगाहें ध्रुव मल्होत्रा पर टिकी थीं, और ध्रुव मल्होत्रा अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे समुद्र की सतह के ऊपर शांति से खड़े थे, मानो ठोस जमीन पर चल रहे हों। लगभग 4-5 दर्जन लोग, चाहे वे जहाज पर खड़े हों या समुद्र में, ध्रुव मल्होत्रा को ठंडी अविचल नजरों से देख रहे थे। ड्रैगन राष्ट्र में अराजकता को खत्म किया जाना चाहिए। ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीन निगाहों से इन लोगों को देखा और फिर ठंडे स्वर में कुछ कहा। इन शब्दों पर द्वितीय द्वीप मास्टर का चेहरा उग्र हो गया और वह चिल्लाया, तुमने मेरे बड़े भाई को मार डाला, तुम 1000 मौत के लायक हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम स्वर्ग से उतरे हुए देवता हो?
हम में से इतने लोगों के सामने तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। नाइट हेवन संप्रदाय ने स्काई वुल्फ द्वीप के साथ मिलकर काम किया था, इसलिए इन 4 से 5 दर्जन लोगों में ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स की संख्या 10 से अधिक हो गई थी, जिनमें 4 लॉर्ड्स में से कुछ लोग भी शामिल थे जो स्वयं ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स थे। चूंकि वे रात्रि स्वर्ग संप्रदाय में शामिल हो गए थे, इसलिए चारों स्वामी स्वाभाविक रूप से थोड़ा भी पीछे नहीं हटेंगे। 1 दर्जन से अधिक महान ग्रैंड मास्टरों के साथ द्वितीय द्वीप मास्टर के अतिरिक्त, जो एक दुर्जय युद्ध राजा था, तथा मां शियानहोंग, जो युद्ध राजा के दायरे में आधा कदम आगे था, ये निर्विवाद रूप से एक दुर्जय शक्ति थी। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा ने तिरस्कार का भाव रखते हुए हल्के से कहा, अभी अभी उन 6 युद्ध राजाओं ने भी तुम्हारे जैसे ही शब्द कहे थे।